अध्याय 1116 से 1120। बूम 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 बूम। जमीन परत दर परत दरकने और दरकने लगी, लेकिन सीलन भरी गहरी संरचना 1 इंच भी नहीं हिली। हालांकि जो विशेषज्ञ सील पर हमला कर रहे थे, वे महसूस कर सकते थे कि गठन धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से थोड़ा थोड़ा करके कमजोर हो रहा था, अन्यथा वे इतने लंबे समय तक अपने प्रयासों को एकजुट नहीं करते। फिलहाल सभी का ध्यान सील गठन पर था। युनचे की छिपने की मजबूत क्षमता के कारण किसी को भी उसके करीब आने का पता नहीं चला। युनचे स्थिर रहा। उसने ध्यान से अपनी अगली चाल की योजना बनाते हुए समूह और आसपास पर अपनी नजरें घुमाई। इसी समय उसकी नजर अचानक किसी को देखकर रुक गई। यह कोई ऐसा व्यक्ति था जिसका फिगर उसके जैसा ही दिखता था और उम्र में भी वह उसके ही करीब था। युनचे ने उस पर ध्यान दिया क्योंकि उसकी गहन शक्ति अपेक्षाकृत कम थी। केवल मध्य चरण संप्रभु गहन क्षेत्र में अभी भी दिव्य मार्ग में प्रवेश करना बाकी था। इस गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए योग्यता रखने का मतलब था कि किसी व्यक्ति के पास एक महान स्थिति होनी चाहिए और 3 सितारा क्षेत्रों के शिखर पर होना चाहिए, और यह व्यक्ति अब तक प्रवेश करने वाले सभी लोगों में से सबसे कमजोर था। वह वहां एकमात्र व्यक्ति था जिसने दिव्य मार्ग में कदम नहीं रखा था, और वह सभी विशेषज्ञों के बीच एक दुखते अंगूठे की तरह खड़ा रहा। इसके अलावा उनके कपड़े भी बाकियों से अलग थे। उन्होंने एक पैटर्न वाला बैंगनी वस्त्र पहना था और उनमें कुलीनता का भाव झलक रहा था। चूंकि उसकी गहरी ताकत बेहद कम थी, वह कार्रवाई के करीब नहीं था और समूह के बाहरी इलाके में था। उसके सामने 1 दर्जन से अधिक विशेषज्ञ थे जो उसकी रक्षा के लिए एक रक्षात्मक अवरोध बनाने में एकजुट हुए थे। वे लगातार उसकी हालत जानने के लिए इधर उधर घूमते रहते थे, मानो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हो। ये बिल्कुल स्पष्ट था कि हालांकि उनकी साधना का स्तर वास्तव में कम था, उनकी पहचान निश्चित रूप से सामान्य के अलावा कुछ भी नहीं थी। 3 शासक संप्रदायों के अलावा किसी और को अपने शिष्यों को मायावी सागर प्राचीन क्षेत्र का पता लगाने के लिए लाने का मौका नहीं मिलेगा, और यदि वे ऐसा करते हैं तो वे निश्चित रूप से अपने सबसे प्रतिभाशाली और सबसे तेज शिष्यों को लाएंगे जिसमें वे अपना निवेश करेंगे। सभी में संप्रभु गहन क्षेत्र में किसी के लिए यहाँ आना, आकस्मिक मुठभेड़ों की खोज करना तो दूर, जीवित रहने का सबसे बुनियादी मुद्दा असंभव था। तब इसकी सबसे अधिक संभावना ये थी कि यह व्यक्ति उत्साह देखने के लिए यहाँ था। समाचार मिलने के बाद वह विशेष रूप से भूमिगत महल के उद्घाटन का गवाह बनने के लिए यहाँ आए। ऐसा करने की योग्यता और साहस रखने के लिए उसे कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति होना चाहिए और शासक संप्रदायों के आकाओं में से एक से संबंधित होना चाहिए। वह एक बुजुर्ग या महान साम्राज्य के राजाओं में से किसी एक का प्रत्यक्ष वंशज भी हो सकता है। दरार, मानो आकाश टूट रहा हो, एक जोरदार टूटने की आवाज आई और पूरा आकाश गहन ऊर्जा से भर गया। गहन संरचना के ऊपर सभी व्यक्तियों ने खुशी की झलक दिखाई, फिर भी उनमें से किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। उन्होंने अपनी गहन ऊर्जा को तीव्रता से प्रवाहित किया और अपना उग्र प्रहार जारी रखा। दरारें दिखनी शुरू हो गई थी और वे तेजी से फैलने लगी। कुछ ही देर में एक बार फिर टूटने फूटने की आवाजें आने लगी और ये आवाजें और अधिक सघन होती गई। सीलिंग गठन ने घूमना बंद कर दिया और तेजी से बार बार बिखर गया। सीलिंग संरचना को नष्ट करने के लिए सभी विशेषज्ञ एक साथ एकत्र हुए और पूरा समूह उस क्षण का गवाह बनने वाला था। युनचे भौंचक्का रह गया क्योंकि उसने अभी तक नहीं सोचा था कि उसका अगला कदम क्या होगा। केवल 3 साम्राज्य के राजा ही व्यक्तिगत रूप से प्रवेश करेंगे। बाकी 3 महान सितारा लोकों के शिखर पात्र नहीं थे। ये 3 तारा क्षेत्र का क्षेत्र था और इसलिए अमर सम्राट ग्रास निश्चित रूप से 3 महान क्षेत्र के राजाओं का होगा। मैं इन विशाल शार्क से भोजन छीनने के लिए किस विधि का उपयोग करने में सक्षम हूँ? कोई रास्ता नहीं है करने के लिए। संरचना के टूटने के बाद जमीन हिलने लगी। बाहरी इलाके में समूह में सॉवरेन प्रोफाउंड दायरे में वह बैंगनी वस्त्रधारी व्यक्ति भी अपना उत्साह दिखाना शुरू कर रहा था। वह व्यक्तिगत रूप से ऊपर उड़ गया, ऊपर से दृश्य प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही वह तेजी से ऊपर उठा, उसके सामने के लोगों ने उसे जल्दी से रोक दिया। युवा मास्टर, जल्दबाजी मत करो, ये बहुत खतरनाक है। उसके गार्डों ने उत्सुकता से उसे रोकते हुए कहा, सील टूटने वाली है। वीप मास्टर ने पहले कहा है कि एक बार सील टूटने के बाद संभवतः तीव्र ऊर्जा धाराओं का विस्फोट होगा। आपकी सुरक्षा की खातिर हमें और दूर चले जाना चाहिए। द्वीप मास्टर, इन 2 शब्दों के कारण युनचे की दोनों भौहें तन गईं। अज्योर हेज क्षेत्र के वुडसन आइलैंड के द्वीप मास्टर म्यू बैमेई। क्या वह म्यू बैमेई का बेटा था? वह बैंगनी वस्त्रधारी युवक जोर से हंसा, हा, क्या मजाक है। शाही पिता यहाँ है, मुझे क्यों खतरा होगा? यदि हम पीछे हटते हैं तो क्या हम डरे हुए चूहों का झुंड नहीं बन जाएंगे, दूसरों के लिए मजाक नहीं बन जाएंगे?
उस गार्ड को पता था कि वह उसे अपनी सलाह से नहीं रोक सकता है और केवल अन्य गार्डों को चिल्लाकर आदेश दे सकता है, आप सभी अब अपना सबसे बड़ा ध्यान दें, सुनिश्चित करें कि यंग मास्टर सुरक्षित है। तीनों साम्राज्यों के राजाओं के समूह के सभी लोग पसीने से लथपथ थे। दर्जनों सांसों के बाद आखिरकार एक बड़ा विस्फोट हुआ, मानो कोई पहाड़ टूटकर समुद्र में गिर रहा हो। सीलिंग संरचना पूरी तरह से ध्वस्त हो गई थी, लेकिन संरचना के टुकड़े अभी भी नष्ट नहीं हुए थे। पतन के बाद बची हुई ऊर्जा प्रचंड मात्रा में प्रचंड विस्फोटक शक्ति के साथ उड़ने लगी और वे विघटित होने लगी। हर कोई सावधान। भूकंप के केंद्र के निकटतम विशेषज्ञों के समूह ने अपनी शक्ति वापस ले ली और टुकड़ों के खिलाफ शांति से बचाव किया। बचे हुए टुकड़े तेजी से उड़ते हुए तमाशा देख रहे समूह में दूर तक भेजे गए और उन पर हिंसक विस्फोटों की बौछार होने लगी। अपनी पूरी ताकत से बचाव करें, समूह चिल्लाने लगा। वे विशेषज्ञ हवा में उठे, एक ठोस प्रयास में उनकी हथेलियां बाहर निकली, जिससे सीलिंग संरचना के टुकड़े उड़ गए। युवा विशेषज्ञों ने टुकड़ों से बचाव के लिए तुरंत अपनी गहरी ताकत जारी कर दी। ये एक टूटी हुई गहरी संरचना के टुकड़े थे और इसका बड़ा हिस्सा मुख्य समूह द्वारा पहले ही नष्ट कर दिया गया था। इन विशेषज्ञों के लिए वे ज्यादा खतरा पैदा नहीं करते थे। भले ही उनके चेहरे पर जोरदार प्रहार किया गया हो, उन्हें अधिक से अधिक कुछ सतही घाव ही झेलने पड़ेंगे। लेकिन विशेषज्ञों के इस समूह में एक अपवाद था। युवा मास्टर, सावधान। अरे! बैंगनी वस्त्र पहने युवक के ऊपर से कई दसियों टुकड़े नीचे की ओर गिरे। उसके सामने के सभी गार्डों ने उसे रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन अचानक हुए विस्फोट के बाद उनकी सुरक्षा व्यवस्था टूट गई और वे सभी उड़ गए। एक टुकड़ा जो उनकी नाकाबंदी से बच गया था, सीधे बैंगनी वस्त्र पहने युवाओं की ओर बढ़ते हुए गिरने लगा। ऐसा लग रहा था मानो मौत उसके पास आ रही हो। यद्यपि गहन गठन के टुकड़े की ऊर्जा बहुत कमजोर थी, सॉवरेन प्रोफाउंड युवक के लिए यह एक विनाश था जिसके खिलाफ वह शक्तिहीन था। बस उसकी आभा ने उसे एक भारी पहाड़ की तरह पूरी तरह से दबा दिया, जिससे उसका खून जम गया। वह बिल्कुल भी हिल नहीं सकता था और केवल एक चीज जो वह कर सकता था वह निराशा में चिल्लाना था। युवा मास्टर, चुनर। वुडसन द्वीप के सभी सदस्य सदमे में चिल्लाने लगे, मदद करने में असमर्थ हो गए। मु बाइमेई स्वयं दसियों किलोमीटर दूर था। भले ही वह अंतरिक्ष को पार कर वहां टेलीपोर्ट कर सके, लेकिन वह समय पर ऐसा करने में असमर्थ होगा। यूं चे की आंखें चमक उठी। उसके दिमाग में कई विचार कौंध गए और अंततः वह फीनिक्स एरो से फायर करते हुए बाहर निकल गया। टकराना। फीनिक्स एरो ने टुकड़े पर प्रहार किया, जिससे वह टुकड़े टुकड़े हो गया। हालांकि युवक को सीधे तौर पर चोट नहीं लगी थी, लेकिन विस्फोट की ताकत ऐसी नहीं थी जिसे वह सहन कर सके और वह जोरदार तरीके से उड़ गया। वह करुण क्रंदन करते हुए भूमि पर गिर पड़ा। युवा मास्टर। वुडसन आइलैंड के सदस्य इससे कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गए, जिसके बाद वे तेज गति से वहां पहुंचे और युवक को उठा लिया। कुछ अन्य लोगों ने उत्सुकता से उसकी चोटों की जांच की। वाह! पूरे इलाके में तेज हवा चली और हरे रंग की पोशाक में एक अधेड़ उम्र का आदमी आसमान से नीचे आया। वह बैंगनी वस्त्र पहने युवक के पास उतरा। यह अज्योर हेस क्षेत्र के महान क्षेत्र के राजा, वुडसन द्वीप के द्वीप मास्टर ल्यू बैमेई थे। इससे पहले कि उसकी अभिव्यक्ति धीरे धीरे शांत होने लगे, उसने तुरंत अपने हाथ युवक की छाती पर रख दिए। शाही पिता। मु बाइमेई को देखते हुए युवक की आंखों में डर कम होने लगा, लेकिन वह तुरंत दर्द से चिल्लाया, अय्या! ये बहुत दर्दनाक है। क्या मेरे दोनों पैर अपाहिज हो गए हैं? द्वीप मास्टर, कृपया आराम से रहें। यंग मास्टर को केवल बाएं कंधे और बाईं जांघ पर चोटें आई हैं। उनकी आंतरिक चोटें भारी नहीं है, उनकी चोटें निश्चित रूप से जीवन के लिए खतरा नहीं है। वह अधिकतम आधे महीने में पूरी तरह ठीक हो जाएगा। गार्ड के एक नेता ने अपना मूल्यांकन करते हुए द्वीप मास्टर को सूचना दी। सौभाग्य से इस आदमी ने मदद की, यदि नहीं तो मैं परिणामों की कल्पना नहीं कर सकता। तुम्हारा क्या मतलब है मेरी चोटें भारी नहीं है, मैं मरने जा रहा हूँ? युवक ने कराहते हुए कहा। युवक को देखते हुए यूचे ने अपनी नाक रगड़ी और सोचा, ऐसा लगता है जैसे मैंने एक मूर्ख को बचा लिया है। कोई आश्चर्य नहीं। भले ही वह एक महान साम्राज्य के राजा का बेटा है और उसके पास सर्वोत्तम वातावरण और संसाधनों तक पहुंच है, उसकी गहन साधना अभी भी बहुत सामान्य है। उद्धरण चिन्ह। शांत हो जाओ। अगर उसने कहा कि तुम ठीक हो जाओगे, आप ठीक होगे। मु बाइमेई को इस बेटे से बेहद प्यार था। उसने कुछ शब्दों में उसे सांत्वना दी और फिर उठ खड़ा हुआ। उसने उन गार्डों को डांटा नहीं, जो अब अयोग्य होने के कारण कांप रहे थे, बल्कि कृतज्ञता की मुस्कान दिखाते हुए सीधे यूचे की ओर बढ़ गए। धन्यवाद छोटे भाई, अभी मदद करने के लिए, नहीं तो उसकी नन्ही सी जान यहीं चली जाती।
खत्म करते हुए उसने सीधे खड़े होकर दोनों हाथ अपनी तरफ रख दिए और यूचे को सम्मान का सिर झुकाया। इस भाव से यूचे को बहुत सदमा लगा। उसके सामने यह व्यक्ति न केवल आयु में वरिष्ठ था, बल्कि वह एक राज्य का शासक, एक राज्य का राजा भी था। हालांकि उसने बैमेई की ताकत और पहचान के आधार पर अपने बेटे को बचा लिया था, लेकिन ये कदम किसी को भी डरा देगा। उसने आश्चर्य से भरे चेहरे के साथ झट से वापस इशारा किया। द्वीप मास्टर म्यू, ये कुछ भी नहीं है। जूनियर ने बहुत समय से आइलैंड मास्टर म्यू की प्रसिद्धि सुनी है। आइलैंड मास्टर के बेटे को बचाने में सक्षम होना जूनियर का सौभाग्य है। मैं आइलैंड मास्टर का इतना गहरा इशारा बर्दाश्त नहीं कर सकता। हा हा हा, जीवन बचाने वाली कृपा इसके लायक है, मू बाइमेई ने हंसते हुए कहा। उनका आचरण शांत था, उनमें बिल्कुल भी दबाव या दमन नहीं था जो एक क्षेत्र के शासक के पास होता। उसने पलटकर कहा, चून, जल्दी करो और अपने उपकारकर्ता को धन्यवाद दो। बैंगनी वस्त्रधारी युवक अभी भी दर्द से कराह रहा था। उसने यूचे की ओर तीव्र दृष्टि से देखा और चिल्लाया, मैं उसे धन्यवाद क्यों दूं? वह लगभग मेरी मृत्यु का कारण बना। यदि वह नहीं होता, और यदि शाही पिता ने व्यक्तिगत रूप से कोई कदम उठाया होता, तो मैं नहीं होता। वाह, इतना दर्दनाक। यूचे, मू बाइमेई ने यूचे की ओर अपना सिर हिलाया। छोटे भाई, कृपया नाराज न हो। मेरा बेटा जब छोटा था तभी से उसकी माँ ने उसे बिगाड़ दिया है। कुछ बुनियादी शिष्टाचारों के संबंध में वह अभी भी हरा भरा है। यह म्यू आपको धन्यवाद देने में मेरे बेटे म्यू तांगचुन की जगह लेगा। आज की बात के संबंध में मैं निश्चित रूप से तुम्हें अच्छा इनाम दूंगा। मैं हिम्मत नहीं करूंगा। यूचे का चेहरा अभी भी सदमे से भरा था। म्यू तांगचुन, ये नाम कानों को बहुत अच्छा लग रहा था। हे। इस समय एक व्यंग्यात्मक आवाज अचानक सुनाई दी। बुरे आदमी म्यू, जब आपका बेटा पहले ही आधा मर चुका है, तो आप अभी भी यहाँ क्यों रह रहे हैं? जल्दी करो और अपने बेटे को ठीक होने के लिए घर भेजो। यदि तुम देर करते रहे और उसकी जान चली गई, तो ये बुरा होगा। आखिरकार यह अमर सम्राट घास का एक छोटा सा डंठल मात्र है। इसकी तुलना आपके पुत्र रूपी खजाने से कैसे की जा सकती है? क्या आप सहमत नहीं हैं, संप्रदाय मास्टर हान? जैसे ही वह बोल रहा था, एक आकृति धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। उसकी आकर्षक सुनहरी पोशाक इस बात का सबूत थी कि वह कौन था। दक्षिणी चिरस्थायी क्षेत्र के महान क्षेत्र के राजा सम्राट नानली। उसके बगल में एक सुगठित व्यक्ति, हान कुवान, जो सी गैजिंग क्षेत्र का महान राजा था, बैठा था। उन्होंने शांतिपूर्वक कहा, द्वीप मास्टर म्यू, आपको वापस जाना चाहिए और अपने बेटे की उचित देखभाल करनी चाहिए। हो, म्यू बैमेई क्रोधित नहीं हुई बल्कि मुस्कुराई। मुझे डर है कि मैं तुम दोनों को निराश कर दूंगा। मेरे बेटे को केवल कुछ मामूली चोटें आई हैं, इससे उसकी जान को खतरा नहीं है। ये संभवतः अमर सम्राट ग्रास की हमारी खोज में देरी या बाधा कैसे डाल सकता है? हा। सम्राट नानली दिल खोलकर हंसे। ओल्ड मैन म्यू ने वास्तव में इस बारे में सोचा है। आखिरकार, यदि यह बेटा मर गया, तो आपके 10 और बेटे पैदा हो सकते हैं। यदि अमर सम्राट घास खो जाती है, तो मुझे डर है कि आपको इस जीवन काल में इसे फिर कभी छूने के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि, सम्राट नानली अचानक यूचे की ओर देखने लगे। इस बच्चे का जीवन आभा केवल 20 वर्ष के आसपास का प्रतीत होता है, फिर भी उसे दैवीय आत्मा क्षेत्र में साधना प्राप्त है। इन योग्यताओं के होने से उसे हमारे तीनों लोकों में बहुत प्रसिद्ध होना चाहिए, लेकिन इस राजा को याद नहीं है कि वह कभी उससे मिला हो। वास्तव में, अग्नि विशेषता गहन कलाओं में कुशल होना हमारे 3 क्षेत्रों में दुर्लभ प्रतीत होता है। 3 क्षेत्रों में जहां समुद्र एक प्रमुख घटक था, जल कानून और तत्व विशेष रूप से मजबूत थे। ये जल विशेषता वाली गहन कलाओं के लिए अत्यंत उपयुक्त था, अग्नि विशेषता वाली गहन कलाओं के लिए उपयुक्त नहीं था। तीनों तारा मंडलों में ऊपरी क्षेत्रों की सेनाओं के पास अग्नि गुण वाली कोई गहन कला नहीं थी। मध्य स्तरों में भी ये दुर्लभ था। यूचे केवल 20 वर्ष का था, फिर भी वह दिव्य आत्मा क्षेत्र में था। तीनों शासक संप्रदायों में से किसी एक में वह सबसे शिखर पर होगा। यूचे द्वारा मू बाइमेई के बेटे को बचाने से सम्राट नानली बहुत असंतुष्ट थे, और इसलिए उनका लहजा मैत्रीपूर्ण नहीं था। उनके विषय ने आसपास के सभी लोगों की दिलचस्पी जगा दी और हान कुवान ने भी भौहें चढ़ाते हुए कहा, बच्चे, तुम किस सितारा क्षेत्र से हो और किस संप्रदाय से हो? सबका ध्यान आकर्षित करते हुए यूचे अंदर ही अंदर घबराने लगी। वह बेहद तनावग्रस्त महसूस कर रहा था और बोलते समय उसने हल्के से हकलाते हुए कहा, नमस्कार विभिन्न वरिष्ठ जनों, इस जूनियर का नाम लिंग यून है। मैं डाकिया क्षेत्र से हूँ। मैं सी गैजिंग क्षेत्र का दौरा कर रहा था जब मैंने खबर सुनी कि यहाँ एक बड़ी घटना घटी है।
मैं उत्सुक था, इसलिए मैं क्या? यूं चे की बातों ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। डाकिया क्षेत्र से कोई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हान कुवान का चेहरा काला पड़ गया। तुम यहाँ कैसे आए? यहाँ आने का आपका क्या उद्देश्य है? ये बिल्कुल भी इतना आसान नहीं लगता। सम्राट नानली हंसे। इस बार हमने 3 सितारा क्षेत्रों से सभी बड़े संप्रदायों को आमंत्रित किया है और इस प्राचीन क्षेत्र को खोला है। हमने सभी सावधानियां बरती हैं। यहाँ आने की कोशिश करना इतना आसान नहीं है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वास्तव में ऐसा पेट वाला कोई व्यक्ति होगा। टुट, इसे भूल जाओ। ये तो बस एक असंबद्ध छोटी सी बात है। मु बाइमेई ने हाथ हिलाया। वह यूनचे की ओर मुड़ा। हालांकि आपकी साधना और योग्यताएं सामान्य नहीं है, फिर भी यह स्पष्ट है कि आप 3 सितारा क्षेत्रों में से किसी से भी नहीं है। इस प्राचीन गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करना वास्तव में उचित नहीं है। हालांकि ये देखते हुए कि आपका कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा या बुरी साजिश नहीं है और आपने मेरे बेटे की जान भी बचाई है, हम इस मामले को आगे नहीं बढ़ाएंगे। आपको अन्य संप्रदायों के साथ जुड़ना चाहिए और अपने स्वयं के अन्वेषण में संलग्न होना चाहिए। यदि आपकी कोई आकस्मिक मुलाकात हो या आपको कोई खजाना मिले तो आप उसे रख सकते हैं। यूनचे की भयभीत अभिव्यक्ति गायब हो गई और उसकी जगह खुशी ने ले ली। धन्यवाद आइलैंड मास्टर म्यू। ये जूनियर उस अनुग्रह को कभी नहीं भूलेगा जो आइलैंड मास्टर म्यू ने मुझे दिखाया है। अभी जाओ, मु बाइमेई ने दोस्ताना हंसी के साथ कहा। वह सम्राट नानली और हान कुवान की ओर मुड़ा। ओल्ड फॉक्स नानली, संप्रदाय मास्टर हान, अब समय आ गया है कि हम उचित मामलों पर विचार करें। सीलिंग गहरी संरचना टूट गई थी और उनके नीचे 10 मीटर चौड़ा प्रवेश द्वार दिखाई दिया था। हरे काले कदमों की एक कतार नीचे की ओर जा रही थी। जहां तक नजर जा रही थी, सब कुछ घुप्प काला था। कोई नहीं जानता था कि यह जमीन के अंदर कितनी गहराई तक जाता है। ये भूमिगत महल वास्तव में बहुत गहरा है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि अमर सम्राट ग्रास की लहरें इतनी कमजोर हैं। 3 महान साम्राज्य के राजा प्रवेश द्वार पर खड़े थे। उनके पीछे बड़े स्तर के सभी पात्र और सीलिंग गठन पर हमला करने में भाग लेने वाले लोग थे। दूसरे संप्रदाय तो दूर ही खड़े थे, कोई भी पास नहीं था। हान कुवान ने आगे कदम बढ़ाया और अपनी आत्मा को भूमिगत महल में भेज दिया। उसके चेहरे पर सदमा छा गया। हवा बहुत गंदी है। गंदलापन की मात्रा इतनी अधिक है कि यह गहन शक्ति और दैवीय अनुभूति को बहुत हद तक दबा देगी। म्यू बाइमेई भी भौहें चढ़ाने लगी। इस भूमिगत महल की खोज पहले कभी नहीं की गई थी। संभवतः इसे 10 लाख से अधिक वर्षों से सील कर दिया गया है। यदि हवा अशांत न होती तो यह आश्चर्य की बात होती। सम्राट नानली ने आगे कहा, अशांत हवा के अलावा मुझे डर है कि भीतर अन्य खतरे भी होंगे। ओल्ड मैन म्यू और सेक्ट मास्टर हान सभी पुरुष हैं जिनके बेटे बेटियां और परिवार हैं। अमर सम्राट घास के एक छोटे से डंठल के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाले? बस इस राजा को प्रवेश करने दो और आगे का पता लगाने दो। ओल्ड फॉक्स नानली, तुम्हारी यह मंदबुद्धि पुरानी आदत कभी नहीं बदलेगी, म्यू बाइमेई ने कहा। हमारे समझौते को मत भूलना। हान कुवान ने उन्हें याद दिलाया, हम तीनों ताकत में कुछ हद तक बराबर हैं। यदि हम सचमुच एक दूसरे से लड़ेंगे तो हर तरफ चोट और हानि ही होगी, कोई लाभ नहीं होगा। मुझे यकीन है कि आप सभी ये तथ्य जानते होंगे। संप्रदाय मास्टर हान निश्चिंत हो सकते हैं। मु बाइमेई ने आगे कहा, भूमिगत महल में प्रवेश करने के बाद जो भी सबसे पहले अमर सम्राट ग्रास प्राप्त करेगा वह उसका हो जाएगा। इस पर कोई छीना झपटी या मारपीट नहीं होगी। इस भूमिगत महल में अमर सम्राट घास उगाने में सक्षम होने के कारण निश्चित रूप से इसमें अन्य विशेष खजाने भी होंगे। जो कोई भी अमर सम्राट ग्रास प्राप्त करेगा उसे इस महल के भीतर किसी अन्य खजाने को छूने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस समझौते को हमारे तीनों संप्रदायों के सभी बुजुर्गों ने देखा है। मुझे डर है कि हम में से कोई भी समझौते को धोखा देकर चेहरा खोने की हिम्मत नहीं करेगा। हाँ, बहुत अच्छा, सम्राट नानली एक बार फिर हंसे। फिर वह एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया और भूमिगत महल में प्रवेश किया। आप सभी मार्ग के प्रवेश द्वार की रक्षा करें, किसी को भी यहाँ पास न आने दें। म्यू बाइमेई ने आदेश दिया और हान कुवान के साथ वे भी भूमिगत महल की ओर जाने वाले मार्ग में प्रवेश कर गए। मार्ग में हवा मोटी और गंदी थी और जैसे जैसे वे गहराई में जाते गए, स्थिति और खराब होती गई। कुछ ही सांसों के बाद उनके सभी पदचाप, साथ ही उनकी आभा, उपस्थित सभी लोगों की आध्यात्मिक इंद्रियों से गायब हो गई। यूं चे ज्यादा दूर तक नहीं गया। उसने उनकी पूरी बातचीत सुनी थी। जब 3 महान साम्राज्य के राजा गलियारे में प्रवेश कर चुके थे तो वह खुशी खुशी उनकी दृष्टि रेखा को छोड़कर अदृश्य हो गया था। वह अब चुपचाप लौट आया था और भूमिगत महल के प्रवेश द्वार को ध्यान से देख रहा था।
दूर से प्रवेश द्वार ऐसा लग रहा था जैसे ये घने धुएं वाले कोहरे में डूबा हुआ हो। उसे आगे जो करना था वह स्वाभाविक रूप से भूमिगत महल में प्रवेश करना था। हालांकि ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई दुर्घटना न हो, प्रवेश द्वार पर पहरा देने वाले सभी 3 बड़े सितारा क्षेत्रों के बड़े स्तर के पात्र थे। वे सभी दिव्य आत्मा क्षेत्र के स्तर पर चरम विशेषज्ञ थे। सभी 4 पक्षों में कुल 8 दिव्य आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञों के लिए 2 आदमी खड़े थे। इसके अलावा वे सभी प्रवेश द्वार के बहुत करीब खड़े थे। यदि वह भूमिगत महल में घुसना चाहता था तो घुसने के लिए सबसे अच्छी संभावित स्थिति भी उनमें से एक से केवल 6 मीटर की दूरी पर थी। वे दिव्य आत्मा क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। इतनी नजदीकी दूरी के भीतर भले ही उसने मून स्प्लिटिंग कैस्केड को फ्लोइंग हिडन लाइटनिंग के साथ उनकी सीमा तक निष्पादित किया हो, इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि वे उसे खोज लेंगे। और अगर उन्होंने उसे खोज लिया तो दूसरा मौका नहीं मिलेगा। भूमिगत महल में प्रवेश करने के बारे में भूल जाओ, यहाँ तक कि बच निकलना भी स्वर्ग में चढ़ने जितना कठिन होगा। युन चे धीरे धीरे और लगातार करीब आता गया। करीब 300 मीटर दूर जाने पर वह रुक गया। थोड़ी झिझक के बाद वह आगे नहीं बढ़े। बिल्कुल नहीं। हालांकि ऐसा नहीं लगता कि वे हाई अलर्ट पर हैं, जबरन करीब आ रहे हैं। इस तरह की दूरी बहुत खतरनाक है। मुझे उन्हें जाने के लिए मजबूर करने का कोई तरीका ढूंढना होगा, या उनका ध्यान भटकाने के लिए उन्हें कुछ देना होगा। क्या मुझे उनके कुछ अधीनस्थों की हत्या कर देनी चाहिए? हालांकि अगर मैं ऐसा करता हूं, तो इससे वे अधिक सतर्क हो सकते हैं। या रुआर। जैसे ही युन चे एक विचार के साथ आने के लिए संघर्ष कर रहा था, पूर्व से एक तेज गर्जना हुई। हालांकि यह विस्फोटक गर्जना बहुत दूर थी, फिर भी ये बहुत चौंकाने वाली थी और अपने साथ एक अकल्पनीय शक्ति लेकर आई थी। और इस दूर की दहाड़ ने सभी विशेषज्ञों की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। प्रवेश द्वार की रखवाली कर रहे सभी बुजुर्गों ने पूर्व की ओर देखा। यह एक अजगर की दहाड़ है। क्या वह आयरन स्केल फ्लड ड्रैगन है जो 50 साल पहले भाग गया था? सी गेजिंग रियलम के बुजुर्गों में से एक ने गंभीरता से पूछा। शी युआन, यहाँ सिर्फ मैं अकेला ही काफी होगा। जल्दी करो और आदमियों को लेकर इसे घेरो और मार डालो। हमें इसे किसी भी कीमत पर दोबारा भागने नहीं देना चाहिए। ड्रैगन की दहाड़ ने तीनों शासक संप्रदायों को उत्तेजित कर दिया था। दैवीय आत्मा क्षेत्र के सभी विशेषज्ञ आसमान में उड़ने लगे, सीधे उस ओर जाने लगे जहां से गर्जना हुई थी। प्रवेश द्वार की रखवाली करने वाले 8 लोगों में से 5 तेजी से उड़ गए, केवल 3 को छोड़ दिया, और शेष 3 ने अपनी सभी धारणाओं और इंद्रियों को दक्षिण की ओर केंद्रित कर दिया। ये युन चे के लिए ईश्वर प्रदत्त अवसर था। अदृश्य स्थिति के तहत वह बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ गया। जैसे ही वह 100 मीटर के निशान के करीब पहुंचा, उसने धीमा करना शुरू कर दिया और अपनी सांसें रोक ली। वह और करीब आ गया, और करीब और करीब। तीनों विशेषज्ञों का ध्यान दक्षिण की ओर था। वे दहाड़ से इतने विचलित हो गए थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कोई चुपचाप उनके पास से गुजर गया है, जो भूमिगत महल की गंदी हवा में लापरवाही से प्रवेश कर गया और गायब हो गया। दमन की प्रबल भावना के साथ उसकी नाक से एक तीखी तीखी गंध निकल रही थी। हालांकि पलक झपकते ही ये दमन अचानक गायब हो गया, यहाँ तक कि उसकी अदृश्य स्थिति भी दूर नहीं हुई। प्रभावित होने वाली एकमात्र चीज उसकी आत्मा की धारणा थी, जो प्रतिबंधित थी। अंततः वह भूमिगत महल में प्रवेश कर गया। उन्होंने राहत की सांस ली और अपनी अदृश्यता को दूर नहीं किया। उसके सामने पूरा अंधेरा था। वह अपने पैरों के नीचे बर्फ की ठंडी चट्टान पर थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ा, बिना किसी आवाज के, और अपना रास्ता बताने के लिए आग जलाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसने अपने आसपास की चीजों को महसूस करने के लिए अपनी आध्यात्मिक समझ को उसकी सबसे बड़ी सीमा तक फैलाया था। वह ये नहीं भूला था कि 3 महान राजा भी थे जो भूमिगत महल में प्रवेश कर चुके थे। उनमें से कोई भी आसानी से उसे कीड़े की तरह कुचल सकता था। वह उन्हें अपनी उपस्थिति का पता नहीं चलने दे सका। अशांत हवा ने उसकी आत्मा की भावना को सीमित कर दिया, जो इसी तरह 3 क्षेत्रों के राजाओं को भी प्रतिबंधित कर देगा। इससे उसे सुरक्षा की एक परत मिल गई। आगे उसे जो करना था वह था पूरी तरह से 3 राजाओं से बचना, और उनके ऐसा करने से पहले ही अमर सम्राट ग्रास को खोजने के लिए स्काई पॉइजन पल की पता लगाने की क्षमताओं का उपयोग करना। लेकिन यह भूमिगत महल बहुत बड़ा था और इसका लेआउट भी बेहद जटिल था। यदि अमर सम्राट ग्रास तक पहुंचने का केवल एक ही रास्ता होता, तो उनसे बचना असंभव होता। जैसे ही उसे घनी गंदी हवा और अंधेरे की आदत हो गई, युचे ने ध्यान से अपने परिवेश को महसूस किया और तेजी से अपनी गति पकड़ ली। हालांकि कुछ देर तक आगे चलने के बाद भी उसके सामने बहुत लंबा रास्ता था। कोई बंटा हुआ रास्ता नहीं था, अंत का कोई संकेत भी नहीं था। यूचे को बेचैनी महसूस होने लगी।
इसी समय सामने से एक धीमी आवाज आई, ओल्ड फॉक्स नानली, ऐसा लगता है कि इस राजा का बेटा काफी भाग्यशाली था और मर नहीं गया। तुम्हें बहुत निराशा हुई होगी। यह म्यू बाइमेई की आवाज थी। वह दे दिया गया। हर बार जब मैं सोचता हूँ कि मुझे अपनी खूबसूरत छोटी बेटी की शादी आपके उस बेकार बेटे से कैसे करने देनी होगी, तो इस राजा को हमेशा मेरे सीने में दर्द होता है, सम्राट नानली ने व्यंग्यात्मक स्वर में उत्तर दिया। उत्कृष्ट हम्फ, जैसा कि आपके द्वारा पाले गए सुअर से अपेक्षा की जाती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कितना मोटा और बदसूरत है, आप अभी भी इसे एक खजाना मानते हैं, म्यू बाइमेई ने मजाक उड़ाया। दोनों के बीच लगातार नोकझोंक होती रहती थी। जिस तरह से वे एक दूसरे को संबोधित करते थे और जिस तरह से वे हमेशा विपरीत बातें कहते थे, ऐसा लगता था कि उनके शब्दों में एक दूसरे के प्रति कुछ दुश्मनी और दुर्भावनापूर्ण इरादे भी थे, लेकिन इन सब के बावजूद उनमें से किसी को भी गुस्सा नहीं आया, जैसे कि वे थे। इसकी आदत। युनचे की गति तेज नहीं थी, फिर भी उसने उन्हें पकड़ लिया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि अशांत हवा की परिस्थितियों में वे आगे बढ़ते समय बहुत सावधानी बरत रहे थे। युनचे अपनी राह पर रुक गया। आवाजों और उसकी समझ से वह तीनों साम्राज्यों के राजाओं से केवल 300 मीटर की दूरी पर था। यदि कोई और समय होता तो संभवतः उसे इस दूरी पर खोजा गया होता, लेकिन अजीब भारी और अशांत हवा के कारण वह किसी भी तत्काल खतरे में नहीं था। हालांकि उसने अभी भी करीब आने की हिम्मत नहीं की। जैसे ही उसने उनकी आवाजें सुनी, उसने अपनी गति धीमी कर दी और उनसे एक निश्चित दूरी बनाए रखी और बिना किसी आवाज के उनके ठीक पीछे चल दिया। वह केवल यही कर सकता था, पीछे हटने या आगे बढ़ने में असमर्थ। भूमिगत महल की गहराइयां मन को चकरा देने वाली थी। घनी अशांत हवा में लंबे समय तक आगे बढ़ने के बावजूद मार्ग अभी भी हमेशा की तरह संकीर्ण था। युनचे ने अपनी अदृश्य स्थिति बनाए रखी और वह सावधानी से 3 लोगों के पीछे चला गया। उनके पास उनसे आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था। उसे बेचैनी महसूस हुई, लेकिन वह चिंतित नहीं था। हम अभी तक सबसे निचले पायदान पर क्यों नहीं है? ये जगह कितनी गहरी है? गंदी हवा भारी और भारी होती जा रही है, लेकिन मार्ग अब समतल है, हमें जल्द ही बाहर निकलना चाहिए। रुको, ये कैसी गंध है? ये जहर है। मैदान छोड़ना। उसके सामने से आ रही आवाजों ने अचानक मोड़ ले लिया। तब 3 महान क्षेत्र के राजाओं के तीनों आभामंडल युनचे की ओर बढ़ रहे थे। चौंककर युनचे अपनी जगह पर रुक गया। उन्होंने संयम बनाए रखा और पीछे नहीं हटे। इसके बजाय उसने दृढ़ता से अपनी जमीन पकड़ ली और अपनी सांसें रोक ली। सौभाग्य से तीनों साम्राज्यों के राजाओं के सभी आभामंडल भी रुक गए, और वहीं रुक गए। उन्होंने उसे महसूस नहीं किया, भले ही वे अब पहले की तुलना में उसके करीब थे। शहर। युनचे अपनी भौहें ऊपर उठाते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर बढ़ा। तीनों साम्राज्यों के राजाओं के सामने मोटी और अंधेरी अशांत हवा के भीतर गहरे हरे रंग की एक अतिरिक्त परत थी। ये गहरे हरे रंग का म्यास्मा चारों ओर घूम रहा था, जिससे मार्ग का निकास अवरुद्ध हो गया था। यह इस तरह नहीं फैला जैसे कि यह उस क्षेत्र के भीतर बंद हो। म्यू बाइमेई, सम्राट नानली और हान कुवान सभी जहरीले मायास्मा के सामने खड़े थे। उनके चेहरों पर भाव गहरे थे। उन्होंने अपने अंदर के जहर को बाहर निकालने के लिए तुरंत अपनी गहन ऊर्जा का संचार किया। कुछ समय बाद धीरे धीरे उनके चेहरे का रंग वापस आ गया। कितना शक्तिशाली जहर है! अगर हम थोड़े धीमे होते तो मुझे डर है कि हमारी यात्रा यही समाप्त हो जाती। हान कुवान का दिल जोरों से धड़क रहा था। आखिरकार यह आदिम युग से पीछे छूट गई चीज है। सम्राट नानली आधा कदम पीछे हट गए। देवताओं के युग को अनगिनत वर्ष बीत चुके थे, इसलिए अधिकांश जहरीली माया समाप्त हो जानी चाहिए थी। फिर भी यह अभी भी कुछ ऐसा था जिसे नश्वर लोग संभाल नहीं सकते थे। यहाँ की अशांत हवा गहन शक्ति को दबा देती है। इस प्रकार के जहर का सामना करते हुए मुझे डर है कि हम संकट में हैं। म्यू बाइमेई ने भौहें चढ़ा दी। क्या आप सीधे चार्ज करने का प्रयास करना चाहते हैं? हान कुवान ने अचानक पूछा। सम्राट नानली ने धीरे से कहा, अगर सेक्ट मास्टर हान को अपना जीवन बहुत लंबा लग रहा है, तो आप इसे आजमा सकते हैं। हम नहीं जानते कि यह मियास्मा बादल कितनी दूर तक फैला है। यह एक सतत खिंचाव हो सकता है और मीलों तक चल सकता है। मुझे डर है कि हम अंदर जा सकते हैं और फिर कभी बाहर नहीं आ सकते। युनचे शांत खड़ा रहा, उनकी बातचीत सुन रहा था और समझ गया कि उन्हें बाहर निकलने का रास्ता मिल गया है, लेकिन इससे एक जहरीला मियास्मा क्षेत्र बन गया। मियास्मा विशेष रूप से भयानक था, जो इन 3 महान साम्राज्य के राजाओं में गहरा भय पैदा करने में सक्षम था, जिससे उनकी यात्रा में बाधा उत्पन्न हो रही थी।
बूम! सामने से एक बेहद तेज विस्फोट की आवाज आई, जिससे भूमिगत महल हिल गया और उसी समय सम्राट नानली की निराश आवाज में कहा गया, ये काम नहीं कर रहा है, हम इसे विस्फोट से नहीं उड़ा सकते। इतना शक्तिशाली जहर केवल दैवीय संप्रभु के स्तर का कोई व्यक्ति ही इससे बिना किसी नुकसान के गुजर सकता है। क्या मध्य सितारा क्षेत्र में किसी को अमर सम्राट ग्रास देना ही हमारा एकमात्र विकल्प है? क्या हम अन्य प्रवेश द्वारों की तलाश करने का प्रयास करें? भले ही अन्य प्रवेश द्वार हो, हमारे पास पर्याप्त समय नहीं है। खबर बहुत पहले फैल चुकी है। मेरा अनुमान है कि लगभग 6 घंटों में मध्य सितारा क्षेत्र होंगे, यहाँ तक कि ऊपरी सितारा क्षेत्र भी मैदान में प्रवेश करेंगे। हमने सील तोड़ने में पूरा दिन बिताया। यदि हम दूसरे प्रवेश द्वार की तलाश करते हैं, तो यह अमर सम्राट ग्रास को किसी और को चांदी की थाली में परोसने के बराबर है। तो क्या हम क्रूर बल का प्रयोग करके हमला करने की कोशिश करेंगे? ऐसी संभावना है कि जहरीला मियाज़मा उतना व्यापक नहीं है जितना हम इसके होने से डरते हैं। बहुत अच्छा, फिर मैं संप्रदाय मास्टर हान को नेतृत्व करने के लिए आमंत्रित करूंगा। हालांकि अमर सम्राट ग्रास महान है, लेकिन उस पर मेरे जीवन का जुआ खेलना कुछ ऐसा है जो ये राजा कभी नहीं करेगा। वे 3 महान साम्राज्य के राजा थे, ऐसे व्यक्ति जो अपने क्षेत्र के चरम पर थे, लेकिन अब वे जहरीले मियास्मा के कारण अपने रास्ते में ही रुक गए थे। उन्हें लगा जैसे अमर सम्राट ग्रास पहले से ही बहुत करीब था, लेकिन वे आधा कदम भी नहीं उठा सके। उनकी शक्तिशाली दिव्य राजशक्तियां इस विष के सामने असहाय थी। वे बस पीछे मुड़कर चले जाने और अमर सम्राट ग्रास को छोड़ देने के लिए तैयार नहीं थे। इस भूमिगत महल में प्रवेश करने के लिए उन्होंने बड़ी कीमत चुकाई थी, वे हार स्वीकार करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। यूं चे के दिमाग ने गणना करना शुरू कर दिया और कई संभावनाएं सामने आईं। थोड़ी देर में उसने चुपचाप पीछे हटने का फैसला किया। वह उनसे काफी दूर हट गया और अपनी अदृश्य स्थिति से छुटकारा पा लिया। वह धीरे धीरे और सावधानी से आगे चलने लगा। उसकी अदृश्यता को दूर करने के बाद भले ही अशांत हवा से दमन हो रहा था, यूचे की उपस्थिति को तुरंत 3 क्षेत्रों के राजाओं द्वारा पता लगा लिया गया था। एक शक्तिशाली आवाज निकली, वहां कौन जाता है? दिव्य आत्मा क्षेत्र। कितना अजीब है। जब तक तुम मरना नहीं चाहते, जल्दी से यहाँ आ जाओ। सभी 3 मजबूत दमनात्मक आभा यूनचे पर बंद हो गई। यूनचे ने एक गहरी सांस ली और उसके कदम तेज हो गए। उसने गंदी हवा की प्रत्येक परत को पार किया और जल्द ही 3 राज्यों के राजाओं के सामने पहुंच गया। यूनचे को देखने के बाद वे तीनों एक साथ चिल्लाए, ये तुम हो? तुम अंदर कैसे आए? क्या वहां गार्ड नहीं थे? हान कुवान गुर्राया। प्रवेश द्वार की रखवाली करने वाले उनके 3 सितारा क्षेत्र के बुजुर्ग थे। उन्हें विश्वास नहीं था कि एकमात्र दिव्य आत्मा क्षेत्र यूचे जबरदस्ती प्रवेश कर सकता है। यूचे का चेहरा डर और बेचैनी से भरा था। उन्होंने जल्दी से उत्तर दिया, जूनियर को एक आकस्मिक मुठभेड़ मिली, एक स्थानिक संरचना में प्रवेश किया और फिर मैंने अचानक खुद को यहाँ पाया। मैंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि यह वह भूमिगत महल होगा जिसमें आपके महामहिम घुसे थे। मेरा घुसपैठ करने का कोई इरादा नहीं था। स्थानिक गठन। तीनों साम्राज्यों के राजाओं के चेहरे संदेह से भरे थे, लेकिन वे इस पर विश्वास नहीं कर सकते थे क्योंकि प्रवेश द्वार के माध्यम से उसका जबरन प्रवेश करना असंभव होता। सम्राट नानली ने ठंडी हंसी उड़ाई, ये राजा याद करता है, आपका नाम है लिंग यून। क्या मैं सही हूँ? गलती से किसी स्थानिक संरचना में प्रवेश करना। अरे क्या ये सच है? मु बाइमेई ने अपना हाथ उठाया, ये संभव हो सकता है। इस गुप्त क्षेत्र में अनगिनत रहस्य हैं। उदाहरण के लिए इस भूमिगत महल की सीलिंग संरचना को हमने कल ही खोजा था। लिंग यून, चूंकि आप दुर्घटनावश प्रवेश कर गए हैं, कृपया प्रवेश द्वार पर वापस जाएं। जब तुम बाहर जाओ तो इस राजा का नाम बताओ, कोई भी तुम्हारे लिए मुश्किलें खड़ी नहीं करेगा। अपने आप को दुर्लभ बनाओ। सम्राट नानली उस पर एक और नजर डालने की जहमत नहीं उठा सके। यून चे ने वैसी नहीं छोड़ी जैसी उन्होंने उम्मीद की थी, बल्कि उन्होंने बोलना शुरू किया, महाराज, जब ये कनिष्ठ यहाँ चल रहा था तो मैंने गलती से सुना कि एक जहरीला मियास्मा आपका रास्ता रोक रहा है, जिससे भूमिगत महल में प्रवेश करना असंभव हो गया है। क्या आप जहरीले मियास्मा के इस हरे कोहरे की बात कर रहे हैं? मु बाइमेई ने उसकी ओर देखा, ये सही है, लेकिन इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, बस जल्दी से चले जाओ। अगर यह इस जहरीले मियास्मा के कारण है, तो इस जूनियर के पास इसे खत्म करने का एक समाधान है। यूं चे ने जारी रखा। उनके इस वाक्य ने तीनों साम्राज्यों के राजाओं को एक दूसरे की ओर देखने पर मजबूर कर दिया। सम्राट नानली जोर से हंसे, हम आप पर भरोसा कर सकते हैं। हाँ 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 हाँ। मु बाइमेई ने अपना सिर हिलाया और ईमानदारी से जवाब दिया, छोटे भाई, ये कहने के बाद शायद आपके पास जहर कला में बड़ी उपलब्धियां हैं।
लेकिन ये कोई साधारण जहर नहीं है। अगर नहीं होता तो ये हम तीनों को नहीं रोक पाता। फिर क्या जूनियर आपके महामहिमों के साथ शर्त लगा सकता है? ओह, मु बाइमेई ने अपनी भौहें ऊपर उठाई और एक ऐसी मुस्कान प्रकट की जो मुस्कुराहट नहीं थी, यह अधिक दिलचस्प थी। युन चे ने अपना हाथ उठाया और धीमी गति से घूमने वाले हरे रंग के मायाजमा की ओर इशारा किया। यदि जूनियर इस मायाजमा को खत्म कर सकता है और आपके महामहिमों को भूमिगत महल में प्रवेश करने में मदद कर सकता है, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप मुझे अमर की तलाश में भूमिगत महल में अपने पीछे चलने की अनुमति दें। सम्राट घास, आप क्या सोचते हैं? उसके पास स्काई पॉइजन पल था। इस जहरीले मियाज़मा क्षेत्र से गुजरना या उसे खत्म करना उसकी हथेली को पलटने जितना आसान था। तीनों साम्राज्य के राजाओं के पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। अब जब उन्हें जहरीले मियास्मा ने रोक दिया था तो यह निस्संदेह यू चे के लिए एक बहुत अच्छा अवसर था। एकमात्र बात यह थी कि हालांकि वह मियास्मा से नहीं डरता था, लेकिन सभी तीन महान साम्राज्य के राजाओं के साथ आक्रमण में शामिल होना बिना किसी सवाल के मौत की तलाश करना होगा। उसने उनके सामने आने के समान विचार के बारे में सोचा, जिससे उन्हें अपनी सुरक्षा में ढील देनी पड़े और फिर जहरीले मियास्मा को बाहर निकालने के बहाने का उपयोग करके उनके भीतर गायब हो जाना और फिर खुद ही भूमिगत महल का पता लगाना। लेकिन ऐसा करने के लिए उसे बहुत विस्तृत होना पड़ा और सटीक। जब तक उसकी आभा जहरीली मायास्मा छोड़ती थी, उनकी इंद्रियां इसका पता लगा लेती थी, और यदि उनमें से किसी ने कोई हरकत की तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। आखिरकार वे तीन महान राजा थे, कोई सामान्य मूर्ख नहीं। अंत में उन्होंने एक साथ जीतने की इस योजना को चुना। हालांकि इससे उनका संदेह बढ़ेगा, लेकिन ये किसी भी हत्या के इरादे को नहीं उकसाएगा। हा 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 हा, सम्राट नानली ने उसकी ओर देखा, पागलों की तरह हंसते हुए। उसकी आंखों में तिरस्कार और उपहास भर आया। बस एक छोटा सा दिव्य आत्मा क्षेत्र जूनियर और आप अमर सम्राट ग्रास की खोज के लिए हमारे साथ जुड़ने का सपना देख रहे हैं। बुरे आदमी म्यू, तुम्हारा ये परोपकारी न केवल अज्ञानी और अहंकारी है, वह एक लालची मेढक भी है। हा हा हा, हान कुवान ने ठंडे स्वर में कहा। उसके चेहरे से ये भी पता चला कि उसे यू चे ने जो कहा था उस पर विश्वास नहीं था। ओल्ड फॉक्स नैनली, कुछ शब्द इतनी जल्दी नहीं कहे जाने चाहिए। मु बाइमेई ने धीरे से आह भरी। वह बहुत गंभीर चेहरे के साथ युन चे की ओर मुड़ा और उससे ईमानदारी से पूछा, लिंग युन, ये जहरीला मायास्मा अतुलनीय रूप से मजबूत है। इसे खत्म करने की कोशिश करना कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। यदि आप सचमुच ऐसा कर सके तो ये हम सब पर सचमुच बहुत बड़ा उपकार होगा। निस्संदेह आपके पास हमारे साथ भूमिगत महल में प्रवेश करने की योग्यता होगी। यदि इस राजा को इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी तो उन दोनों को भी कोई आपत्ति नहीं होगी। अगर वह ऐसा नहीं कर सका तो क्या होगा? सम्राट नानली ने एक बार फिर उपहास किया। अगर वह नहीं कर सकता तो क्या हुआ? मु बाइमेई ने उस पर कटाक्ष किया। अगर वह ऐसा कर सकता है तो यह स्वर्ग द्वारा हमारी मदद करने के बराबर है। यहाँ तक कि अगर वह ऐसा नहीं कर सकता तो भी आपका बाल का एक बाल भी नहीं झड़ेगा। बुरी लोमड़ी, जैसे जैसे तुम बड़ी हो रही हो, तुम सच में और अधिक उलझती जा रही हो। सम्राट नानली ने अपनी दोनों भौहें नीचे झुका ली और मुस्कुराए। ओल्ड मैन म्यू वास्तव में ओल्ड मैन म्यू है। के उनका ये वाक्य अपने भीतर कुछ और ही अर्थ रखता हुआ प्रतीत हुआ, लेकिन उन्होंने आगे नहीं बढ़ाया। युन चे ने कृतज्ञता की अभिव्यक्ति प्रकट की। मुझे यह अवसर देने के लिए मैं आपके महामहिमों को धन्यवाद देता हूँ। वरिष्ठ जनों, मैं निश्चित रूप से आपको निराश नहीं करूंगा। हालांकि क्या जूनियर सफल हो जाता है और हम एक साथ प्रवेश करते हैं, अगर मैं अमर सम्राट ग्रास को खोजने वाला व्यक्ति बन जाऊं? उद्धरण चिन्ह, हे तो यह निश्चित रूप से आपका होगा। युन चे को उम्मीद नहीं थी कि उनकी बात खत्म होने से पहले मु बाइमेई हंसे थे और अपनी सहमति दे दी थी। भूमिगत महल में प्रवेश करने से पहले हम तीनों ने एक समझौता किया था कि यदि हम में से किसी को अमर सम्राट ग्रास मिलता है तो यह उस व्यक्ति का होगा और हमें इसे छीनने की कोशिश नहीं करनी है। यदि आप वास्तव में इस जहरीले मायाजाल को खत्म करने में सक्षम हैं और हमें भूमिगत महल में प्रवेश करने की अनुमति देते हैं तो आप निश्चित रूप से समझौते में शामिल होंगे। आखिरकार ये राजा अपनी बात से मुकरने वाला नहीं है और ये दोनों भी बेशर्म खलनायक नहीं है। ऐसा लगता है कि ओल्ड मैन म्यू वास्तव में इस बच्चे की जहरीली मियाज़मा को दूर करने की क्षमता पर विश्वास करता है। खैर, इस राजा को तब आंखें खोल देने वाला करतब देखने का अवसर मिलेगा। सम्राट नानली ठंडे स्वर में हंसे, फिर भी उन्हें यू चे की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। बहुत बढ़िया, जूनियर आपके महामहिमों पर संदेह करने की हिम्मत नहीं करता। यू चे ने सिर हिलाया और फिर बिना कुछ कहे उनके पास से गुजरा और जहरीले मियास्मा के सामने खड़ा हो गया।
उसने धीरे से अपना बायां हाथ उठाया। उसके बाएं हाथ में गहरे पत्थर का एक चमकता हुआ टुकड़ा था जिससे चमकदार जैड हरी रोशनी निकल रही थी। वह गहरा पत्थर मुट्ठी के आधे आकार का था। हरी रोशनी स्पंदित हुई और उत्सर्जित ऊर्जा तेज नहीं थी बल्कि शुद्ध थी। सम्राट नानली ने कहा, सिर्फ इसी पर आधारित। हे, ये तो बहुत बड़ा मजाक है। लेकिन उसकी उपहास भरी आवाज अचानक बंद हो गई। एक बार जब जैड रंग की रोशनी दिखाई दी तो धीरे धीरे फैलने वाला मियास्मा अचानक फैलने से पहले हिल गया, परत दर परत पिघलता गया। कुछ समय की सांस के बाद युन चे से 1 मीटर की दूरी पर गहरे हरे रंग का मायास्मा पूरी तरह से गायब हो गया था और सामान्य अंधेरे और अशांत हवा को पीछे छोड़ गया था। युन चे आगे बढ़ने लगा। उसके कदम धीमे नहीं थे, लेकिन उसके द्वारा उठाए गए हर कदम पर जहरीला मियास्मा परत दर परत बिखरता जाता था, जैसे कि उसे किसी अदृश्य स्थानिक दरार द्वारा निगल लिया जा रहा हो। सम्राट नानली के चेहरे पर अविश्वास का भाव झलक रहा था। तीनों महान साम्राज्य के राजा आश्चर्यचकित भाव प्रकट करने से खुद को नहीं रोक सके। उन सबकी निगाहें यूचे के हाथ में मौजूद उस हरे रंग के गहरे पत्थर पर टिक गईं। यह जहरीला मियास्मा भयानक था। उन्हें इसका प्रत्यक्ष अनुभव हुआ था। जब युन चे ने कहा कि उसके पास इसे खत्म करने की क्षमता है, तो उनमें से किसी ने भी उस पर विश्वास नहीं किया, जिसमें म्यू बैमेई भी शामिल था। यह जरा भी मौका हाथ से न जाने देने की उनकी मानसिकता के कारण ही था कि उन्होंने ऐसा होने दिया। किसने सोचा होगा कि वह ये चमत्कार देखेगा। उन तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरे पर आश्चर्य था। छोटे भाई, तुम्हारे हाथ में वह कौन सा दिव्य पत्थर है? ये बहुत प्रभावी है, मु बाइमेई चिल्लाए। एक साम्राज्य के राजा के रूप में साधारण खजाने ने उसे कभी भी इस तरह के सदमे में नहीं छोड़ा होगा। सम्राट नानली अब और नहीं हंस सके। उन्होंने और हान कुवान दोनों ने सीधे युन चे को देखा। युन चे के चेहरे पर प्रसन्नता भरी अभिव्यक्ति थी। उसने जल्दी से उत्तर दिया, द्वीप मास्टर म्यू, ये वह वस्तु है जो मेरे मालिक ने मुझे ट्रेन पर जाने से पहले दी थी। उन्होंने कहा कि इस वस्तु में बहुत मजबूत शुद्धिकरण शक्ति है। उत्तरी दिव्य क्षेत्र के शैतानी जहर के अपवाद के साथ यह आकाश के नीचे की हर चीज को शुद्ध कर सकता है, यहाँ तक कि जहरीले मियास्मा को भी। जब आपके महामहिमों ने कहा कि जहर बहुत शक्तिशाली है, तो कनिष्ठ वास्तव में चिंतित थे, लेकिन यह वस्तु वही करती है जो मेरे स्वामी ने कहा था। ये भी खूब रही। आपका स्वामी, उसकी पहचान क्या है? आपने कहा था कि आप डाकिया क्षेत्र में पैदा हुए थे, लेकिन इस राजा ने कभी भी डाकिया क्षेत्र के किसी विशेषज्ञ के बारे में नहीं सुना है जो जहर कला में कुशल हो। सम्राट नानली ने गंभीर रूप से कहा। ओह, जूनियर वास्तव में डाकिया क्षेत्र से है, लेकिन जब से मैं छोटा था मैंने हर जगह अपने गुरु का अनुसरण किया है और मास्टर डाकिया क्षेत्र से नहीं है। उसकी पहचान, क्योंकि दूसरों के मन में उसके खिलाफ कई शिकायतें हैं। जूनियर के प्रशिक्षण के लिए बाहर आने से पहले उसने मुझे चेतावनी दी थी कि मैं उसका नाम कभी न बोलूं। उनके छात्र के रूप में मुझे उनके निर्देशों का सम्मान करना चाहिए। मुझे आशा है कि महामहिम मुझे माफ कर देंगे। युन चे ईमानदारी की प्रतिमूर्ति थे, लेकिन ईमानदारी से बकवास कर रहे थे। अच्छा ऐसा है, म्यू बैमेई ने आगे नहीं पूछा और धीरे से अपना सिर हिलाया। इस खजाने के आधार पर हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आपका स्वामी निश्चित रूप से एक शक्तिशाली विशेषज्ञ है। युन चे की गति तेज हो गई और जहरीली बीमारी परत दर परत फैलती गई। मैं आपके शब्दों के लिए द्वीप मास्टर म्यू को धन्यवाद देता हूँ, लेकिन इस शुद्ध करने वाले गहरे पत्थर को किसी भी प्रकार का चमत्कारी खजाना नहीं माना जा सकता है। मास्टर ने एक बार कहा था कि इसका केवल एक ही उपयोग है। एक बार जब इसकी शुद्ध करने की शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, तो यह एक बेकार साधारण पत्थर बन जाएगा। ओह, यह सचमुच अफसोस की बात है, मु बाइमेई ने उत्तर दिया। निश्चित नहीं हूँ कि उस पर विश्वास किया जाए या नहीं। 2 से 3 किलोमीटर आगे जाने के बाद यूचे के हाथों में शुद्ध करने वाला पत्थर गहरा होने लगा और इस समय जहरीला मियास्मा अचानक बहुत पतला होना शुरू हो गया। जैसे ही युन चे ने चलना जारी रखा, गहरे हरे रंग का मियास्मा एक पल में गायब हो गया। उनके सामने अब कोई अंधेरा रास्ता नहीं था, बल्कि एक अविश्वसनीय रूप से मोटा और भारी दिखने वाला पत्थर का दरवाजा था। सफलता, युन चे खुशी से रो पड़ी। सौभाग्य से जहरीले मियास्मा का ये सिलसिला इतना लंबा नहीं था। ऐसा लगता है जैसे हमारे सामने ये पत्थर का दरवाजा निकास है। ओह नहीं, प्रवेश द्वार। दैवीय मार्ग के गहन अभ्यासियों के लिए कुछ किलोमीटर की दूरी बहुत कम थी, लेकिन इस भयावह जहरीले मायाजाल ने वास्तव में इन 3 महान साम्राज्य के राजाओं को गुजरने में असहाय बना दिया था। उन्हें वास्तव में जहरीले मियास्मा क्षेत्र से गुजरने के लिए एक युवा दिव्य आत्मा क्षेत्र अभ्यासी पर निर्भर रहना पड़ा। तीनों राजा भावशून्य थे, लेकिन उनकी आंखों में उत्साह के निशान थे।
उस पत्थर के दरवाजे के ठीक परे यह अत्यधिक संभव था। यहीं पर अमर सम्राट ग्रास पड़ा था। इतनी मेहनत करने के बाद आखिरकार उन्हें इनाम मिलने वाला था। हालांकि वे आवेगपूर्वक आगे नहीं बढ़े बल्कि रुक गए। उन तीनों ने यूचे के हाथ में शुद्ध करने वाले पत्थर को देखा जो अपनी चमक खो चुका था। छोटे भाई, क्या आप इस राजा को अपने हाथ में मौजूद दिव्य पत्थर को देखने दे सकते हैं? हाँ, ऐसा दिव्य पत्थर ये राजा मदद नहीं कर सकता, लेकिन बहुत उत्सुक महसूस करता है। मु बाइमेई का चेहरा मिलनसार था और उनकी बातें बिना किसी धमकी या जबरदस्ती के कही जाती थी। उसकी बात सुनने के बाद युनचे ने तुरंत उत्तर दिया, बेशक कोई समस्या नहीं है। बोलते समय उसने बिना किसी हिचकिचाहट के गहरे पत्थर को मु बाइमेई की हथेली में रख दिया। हालांकि उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी गहरी थी। हालांकि हमने जहरीले मियास्मा को सफलतापूर्वक शुद्ध कर लिया है, मुझे डर है कि हमने इसकी सारी शुद्ध करने वाली शक्ति भी खत्म कर दी है। आखिरकार यह मास्टर की ओर से एक उपहार था। मु बाइमेई ने इसे प्राप्त करने के बाद पत्थर के माध्यम से अपनी आत्मा को महसूस किया। उसकी आंखों में निराशा छा गई, क्योंकि उसे स्पष्ट रूप से पता चल गया था कि यह वास्तव में एक बहुत ही सामान्य गहरा पत्थर था। इसके अलावा इसने उस क्षेत्र को बड़ी तेजी से शुद्ध कर दिया था और वे पूरे समय यूचे के साथ थे। उनके लिए इसे उनकी नाक के नीचे से बदलना असंभव था। मु बाइमेई ने युनचे पर विश्वास किया और उसे वापस लौटा दिया। ये काफी अफसोस की बात है, लेकिन ये भूमिगत महल अमर सम्राट ग्रास को जन्म देने में कामयाब रहा, जिसका मतलब है कि इसके भीतर निश्चित रूप से कई अन्य अद्भुत अवसर हैं। ये लाभ इस विशेष पत्थर से भी अधिक हो सकता है। युनचे ने सिर हिलाया। जूनियर भी ऐसा सोचता है। जैसे ही वह गहरे पत्थर को हटाने ही वाला था, अचानक एक दबंग आवाज चिल्लाई, इस राजा को देखने दो। इससे पहले कि युनचे जवाब दे पाता, वह गहरा पत्थर उसकी हथेली से गायब हो गया और सम्राट नानली की हथेली में दिखाई दिया। उसने इसे देखा और निराश होकर उसने इसे युनचे पर फेंक दिया। हालांकि यह अब बेकार है, ये कुछ ऐसा है जो आपके गुरु ने आपको दिया है, इसे अच्छी तरह से रखें। खत्म करने के बाद उसने पत्थर के दरवाजे की ओर एक बड़ा कदम उठाया। उनकी दोनों प्रतिक्रियाओं को देखने के बाद हान कुवान को स्वाभाविक रूप से दिव्य पत्थर में कोई दिलचस्पी नहीं रह गई और वह तेजी से सम्राट नानली के पीछे चला गया। पत्थर का दरवाजा कई दसियों मीटर ऊंचा था और उसके चारों ओर बहुत प्राचीन आभा थी। हालांकि यह काफी समय से यहाँ था, लेकिन इसकी सतह पर धूल का एक भी कण नहीं था। इस पर अजीब प्रतीकों की एक श्रृंखला खुदी हुई थी, लेकिन आभा का कोई संकेत नहीं था कि यह एक गहन संरचना थी। शायद एक बार ऐसा हुआ था, लेकिन अंतहीन वर्षों के कारण ये पूरी तरह से नष्ट हो गया था। लगता है कोई सील नहीं है। कुछ देर तक इसे देखने के बाद सम्राट नानली अचानक बाहर पहुंचे। पत्थर के दरवाजे पर गहन ऊर्जा का एक बड़ा विस्फोट हुआ। बूम! वहां कोई रुकावट या अजीब घटनाक्रम नहीं था जैसा कि उन्हें उम्मीद थी। सम्राट नानली की परीक्षण हथेली के नीचे मोटा और भारी पत्थर का दरवाजा टूट गया, जिससे हर दिशा में मलबा उड़ गया। उनकी आंखों के सामने जिस अंधेरे रास्ते में वे थे, चमकीली रेखा की किरणें चमक उठी। वे चारों स्तब्ध रह गए। ये स्थान बहुत गहराई में भूमिगत था। अंधेरा और रोशनी का अभाव तो था ही, लेकिन उनके सामने रोशनी थी जो बाहर से आती हुई प्रतीत होती थी। दरवाजे के पीछे कोई खंडहर या किसी प्राचीन महल के अवशेष नहीं थे जो भारी गंदी हवा से भरा हुआ था। ये वास्तव में एक विशाल और अथाह हरी भरी भूमि थी। वहां बहता पानी था, पक्षियों के चहचहाने की आवाज थी और यहाँ तक कि अनुग्रह की खुशबू भी हवा में फैल रही थी। हवा द्वारा लाई गई स्वच्छ और ताजी हवा मोटी और अशांत हवा से इतनी विपरीत थी कि वे स्थिति का अंदाजा नहीं लगा सके। ये है एक गुप्त क्षेत्र के भीतर एक गुप्त क्षेत्र। अन्य दो राजाओं के साथ काफी देर तक खड़े रहने के बाद मु बाइमेई ने धीमी आवाज में कहा, मायावी सागर प्राचीन क्षेत्र मूल रूप से देवताओं के युग के बाद से छोड़ी गई एक स्वतंत्र दुनिया थी, लेकिन उनके सामने का दृश्य कुछ भूमिगत महल जैसा नहीं था जैसा कि उन्हें उम्मीद थी। जाहिर तौर पर यह पूरी तरह से स्वतंत्र दुनिया थी। एक स्वतंत्र दुनिया के भीतर एक स्वतंत्र दुनिया स्थापित। इसका मतलब यह था कि यह तीसरी परत वाली दुनिया थी। ये सही है। हालांकि यह पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है। इस जगह की आभा मायावी सागर प्राचीन क्षेत्र के नियमों से जुड़ी हुई प्रतीत होती है, अन्यथा हम अमर सम्राट ग्रास की उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाते, हान कुवान ने शांति से कहा। हा, यह अद्भुत है। सम्राट नानली हंसे और पत्थर के दरवाजे के पार चले गए। मु बाइमेई और हान कुवान ने पीछे छूटने से इनकार कर दिया और तुरंत पीछे चले गए। युचे उनके पीछे चलने वाला था, लेकिन अचानक उसकी भौहें हिल गईं। वह तेजी से पीछे मुड़ा और उनके पीछे के अंधेरे को घूरने लगा। उसकी अजीब हरकतों ने मु बाइमेई का ध्यान आकर्षित किया।
उसने पलटकर पूछा, छोटे भाई क्या बात है? युन चे ने पलटकर अपना सिर हिलाया, कुछ खास नहीं, शायद हवा के प्रवाह के कारण मेरी कल्पना शायद काम कर रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे हमारे पीछे कोई है। मु बाइमेई की निगाह और आत्मा की भावना ने फिर उनके पीछे के क्षेत्र को अपने आगोश में ले लिया। उन्होंने हंसते हुए कहा, हम चारों के अलावा किसी और का मौजूद रहना असंभव है। पहले ही आ जाओ। ये हरी भरी हरियाली से भरी एक विशाल और खुली दुनिया थी। दिव्य राजा की दृष्टि से भी वे अंत तक देखने में असमर्थ थे। हवा इतनी शुद्ध थी कि यह उस अशांत हवा से काफी विपरीत थी जिसमें वे पहले घिरे हुए थे। चारों ओर सभी प्रकार के विदेशी फूल और वनस्पतियां थीं। जहां तक नजर जाती थी, यह अमर लोगों का एक गुप्त क्षेत्र जैसा प्रतीत होता था। उन्हें इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उन्हें गहरे और अंधेरे भूमिगत इलाके में होना चाहिए था। असंख्य संसार वास्तव में अपने भीतर कई आश्चर्यों को समेटे हुए है। गुप्त क्षेत्र के भीतर एक गुप्त क्षेत्र, ये यू चे के लिए एक और आंखें खोलने वाला था। उसके सामने 3 महान साम्राज्य के राजा हवा में उठे। उनके पास दृश्यों का आनंद लेने का दिल नहीं था। उन्होंने अपने परिवेश का निरीक्षण करते हुए अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों को उनकी सीमा तक जारी किया। हे, ये ठीक है। यह उच्च श्रेणी की आभा निस्संदेह अमर सम्राट घास है। सम्राट नानली उत्साह में रो पड़े। आभा बिल में फिट बैठती है, लेकिन इतनी जल्दी खुश मत होइए। ये घासों के बीच का सम्राट है। ये स्वयं को छिपाकर कई प्रकार की वनस्पतियों और जीवों पर अपनी आभा बिखेर सकता है। इसे ढूंढना आसान नहीं होगा और मुझे डर है कि तुम्हारे जैसी बूढ़ी लोमड़ी को ऐसी किस्मत नहीं मिलेगी, मु बाइमेई ने बेशर्मी से कहा। सम्राट नानली को जवाब देने की जहमत नहीं उठानी पड़ी। वह घूमा और तेजी से एक निश्चित दिशा में उड़ गया। हान कुवान कुछ नहीं बोला और एक अलग दिशा की ओर उड़ गया। म्यू बाइमेई तुरंत नहीं उड़ी। वह यू चे की ओर मुड़ा और मुस्कुराया। लिंग ह्यून, हम इस भूमि में प्रवेश करने में सक्षम हैं, ये सब आपके प्रयासों के कारण है। चूंकि हम पहले ही सहमत हो चुके हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से हम अपने शब्दों से पीछे नहीं हटेंगे। बाहर की ओर अमर सम्राट घास की आभा इतनी पतली है, फिर भी यही यहाँ जितनी घनी हो सकती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यही यही है। यदि अमर सम्राट ग्रास को पाना आपका सौभाग्य है, तो यह आपका होगा। ये राजा इसे तुमसे बलपूर्वक नहीं छीनेगा। यदि उन दोनों ने अपना मन बदल दिया, तो ये राजा इसकी अनुमति नहीं देगा। आप निश्चिंत होकर उसे खोज सकते हैं। युन चे ने अपना आभार व्यक्त किया और उत्साह से झुकते हुए कहा, समझ गया। आइलैंड मास्टर म्यू हद से ज्यादा परोपकारी है। ये जूनियर आपका बहुत सम्मान करता है। मुझे यह अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मु बाइमेई हंसे और अपना सिर हिलाया, इसका जिक्र मत करो। यदि आप न होते तो हम तीनों भी प्रवेश न कर पाते। यदि धन्यवाद देना ही है तो हमें आपको धन्यवाद देना चाहिए। हालांकि अमर सम्राट ग्रास के संबंध में आप अभी भी बहुत छोटे हैं। खोज क्षमता के संदर्भ में मुझे डर है कि आप हम 3 पुराने साथियों की तुलना नहीं कर सकते, इसलिए सुनिश्चित करें कि आप अन्य अवसरों पर ध्यान देना न भूलें, यदि वे स्वयं उपस्थित हो। युन चे ने उत्तर दिया, सलाह के लिए धन्यवाद आइलैंड मास्टर म्यू। एमेन। मु बाइमेई ने उड़ान भरने के लिए मुड़ने से पहले सिर हिलाया। वह अन्य 2 से बिल्कुल अलग दिशा में जा रही थी। 3 महान साम्राज्य के राजाओं के उसकी दृष्टि से चले जाने के बाद यू चे के चेहरे की अभिव्यक्ति पूरी तरह से गायब हो गई। उसने अपना बायां हाथ उठाया और अपनी हथेली की ओर देखा। एक हरी बत्ती चुपचाप टिमटिमा रही थी। स्काई पॉइजन पल की प्रतिक्रिया के आधार पर उसने अपना सिर उठाया। उसने सीधे सामने देखा जहां वह था। उसके मुंह के कोनों से मुस्कुराहट निकल रही थी। ये बहुत करीब है अमर सम्राट घास। यह मेरा है। यू चे सीधे आगे उड़ने लगा। मु बाइमेई गलत नहीं थे। ये स्थान अमर सम्राट ग्रास का जन्म हो सकता है और इसमें स्वर्ग और पृथ्वी के कई अन्य उच्च रैंकिंग वाले खजाने होंगे, लेकिन यू चे विचलित नहीं थे। वह सीधे उस दिशा में दौड़ा जिस दिशा में स्काई पॉइजन पल ने उसे इशारा किया था, जैसे कि उसे इसे पुनः प्राप्त करने में 1 सेकंड लगेगा, जिससे अन्य 3 महान साम्राज्य के राजा उससे इसे छीनने में सक्षम हो जाएंगे। उसे अमर सम्राट ग्रास प्राप्त करना था। जब तक वह अमर सम्राट ग्रास पर अपना हाथ रख सकता है, उसे एक महान कार्य पूरा माना जाएगा। हे लिन द्वारा उसे दी गई चमत्कारी शक्ति के कारण युन चे जहां भी गया, फूल और पेड़ सभी जीवित हो गए, मानो स्वप्न जैसी स्थिति से जाग गए हो। उन्होंने घनी और ताजगी भरी आभा छोड़ी। यद्यपि वह उन्हें पहली बार देख रहा था, युन चे पूरी सटीकता के साथ उनके नाम बता सकता था और साथ ही उनके विशिष्ट गुण, आध्यात्मिक प्रभाव, औषधीय प्रभाव, वह सब कुछ जो उनके साथ जुड़ा हो सकता था।
युन चे ने अपने चारों ओर लगातार नजर रखी। जो भी स्पिरिट फूल उसने देखा उसे ध्यान से देखा, लेकिन थोड़ा भी धीमा नहीं हुआ। उसके स्काई पॉइजन पल की प्रतिक्रिया और भी तीव्र हो गई, जिससे उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ये करीब है, करीब और करीब। एक बार जब उसने अमर सम्राट ग्रास प्राप्त कर लिया, तो वह ब्रह्मांड पेंटा जेड पैलेट का निर्माण कर सका। इसे सफलतापूर्वक आत्मसात करने के बाद वह तुरंत दिव्य क्लेश क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगा। हालांकि मु जुएनिन ने एक बार कहा था कि भले ही उन्हें गोली मिल गई हो, लेकिन वह उस स्तर पर नहीं थे जिसमें वह इसे पूरी तरह से परिष्कृत करने में सक्षम थे। उसे अवशोषण में मदद करने के लिए उपस्थित रहने की आवश्यकता होगी। हालांकि यू चे ने बार बार बलपूर्वक समान छर्रों और वस्तुओं को अवशोषित किया था जो समान स्तर के अन्य गहन विशेषज्ञ नहीं कर पाएंगे। उसे अपने आप पर पूरा विश्वास था कि वह अपनी विशेष गहन रगों और संरचना के आधार पर इसे आत्मसात करने में सक्षम होगा। हालांकि एक बड़ी सीमा में लगातार घुसने से कई नुकसान हुए, और उसने उन्हें प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया था। यदि वह दैवीय क्लेश क्षेत्र में टूट गया, तो वह गहन ईश्वर सम्मेलन में भाग लेने के लिए योग्यता प्राप्त कर लेगा। वह अनंत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम होगा, जिसका अर्थ है वह एक बार फिर जैस्मीन को देख सकता है। अब उसके पास आखिरी कदम की कमी थी, और वह बहुत ही छोटा कदम दूर था, बस 1 इंच ज्यादा। यू चे अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं रख सका। जैस्मिन ही वह कारण थी जिसके कारण उसने सब कुछ त्याग दिया और ईश्वर लोक में आ गया। वह उम्मीद लेकर पहुंचे थे, लेकिन निराशा हाथ लगी। जिसके बाद उन्होंने मु जुएनिन को यूनिवर्स पेंटा जेड पैलेट के बारे में बात करते हुए सुना, जिससे उनकी आशा की लौ फिर से जगमगा उठी। यह उसकी आंखों के ठीक सामने था, वह कैसे उत्साहित नहीं हो सकता था। स्काई पॉइजन पल की प्रतिक्रिया और भी तेज हो गई। अंत में हरे रंग की चमकदार चमक का पीछा करने के बाद युन चे रुक गया। उसकी नजर धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ रही थी। वहां एक गठीला प्राचीन दिखने वाला पेड़ था जो लगभग 60 मीटर ऊंचा और लगभग 30 मीटर मोटा था। उस पर ज्यादा पत्तियां या शाखाएं नहीं उगी थी। प्राचीन वृक्ष के शीर्ष पर एक बहुत घनी आभा थी जो एक पत्ते से आती थी। एक अजीब सी बहती हुई रोशनी उसके चारों ओर घूमती हुई प्रतीत हो रही थी, मानो हरी पत्ती पर अद्भुत चांदनी झर रही हो। इस समय यू चे का दिल धड़कना बंद हो गया, क्योंकि वह सांस लेना भूल गया था। हे लिंकी वुड स्पिरिट सोल यादों के भीतर सभी घासों के बीच अमर सम्राट घास के बारे में कोई जानकारी संभवतः कैसे नहीं हो सकती है। ये प्राचीन वृक्ष पर उग रहा था। ये हरे रंग का, पतला और लंबा था। इसके ब्लेड कुछ इंच लंबे भी नहीं थे, क्योंकि वे हवा में नाच रहे थे। यदि इसके चारों ओर प्रपात करने वाली रोशनी नहीं होती, तो ये किसी भी अन्य सामान्य घास की तरह ही दिखती, पूरी तरह से साधारण। और ये संपूर्ण ईश्वर क्षेत्र में, यहाँ तक कि ऊपरी क्षेत्रों में भी, यह एक खजाना था जिसे केवल किसी के सपनों में ही प्राप्त किया जा सकता था। अमर सम्राट ग्रास। एक गहरी सांस लेने के बाद युन चे धीरे से प्राचीन पेड़ पर उतरा। अमर सम्राट ग्रास के स्तर पर अस्तित्व में पहले से ही अपेक्षाकृत उच्च स्तर की बुद्धि विकसित हो चुकी थी, और वह जानता था कि अपनी रक्षा कैसे करनी है। यह अपनी आभा को अपने आसपास के सभी फूलों और घास तक फैलाएगा। इसलिए अगर कोई जानता हो कि आभा कहाँ है, तो भी इसकी स्थिति को पहचानना मुश्किल है। एक बार जब इसे अपने निकट संभावित खतरे का पता चलता, तो यह अपनी सारी चमक वापस ले लेता और किसी भी अन्य सामान्य घास की तरह दिखने लगता। ये खुद को उखाड़कर भाग भी सकता है। हालांकि जब युन चे करीब आया, तो वह न तो छिपा और न ही भागा। उसकी महिमा अब भी चमक रही थी। इसके ब्लेड चौड़े खुले हुए थे, जो युन चे की दिशा में झुके हुए थे। युन चे के शरीर में रॉयल वुड स्पिरिट्स की शक्ति थी। अमर सम्राट ग्रास की तरह वह एक अविश्वसनीय रूप से मजबूत और परिचित आकर्षक शक्ति थी। युन चे ने अपना बायां हाथ बढ़ाया और धीरे से अमर सम्राट ग्रास को छुआ। स्काई पॉइजन पल की हरी रोशनी ने उसे घेरना शुरू कर दिया। अमर सम्राट घास को चुनने के लिए किसी को अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए, लेकिन स्काई पॉइजन पल की उपस्थिति के साथ हरे रंग की रोशनी की चमक के भीतर हर ब्लेड और जड़ को पूरी तरह से चुना गया था। कोई नुकसान नहीं होगा। अमर सम्राट घास। यह अमर सम्राट घास है। आखिरकार यह मेरे पास है। युन चे के हाथ कांप रहे थे। उसका दिल जोरों से दौड़ रहा था और चिल्ला रहा था। किलिन का सींग, प्राचीन ड्रैगन का दिल, वुड स्पिरिट और डिवाइन 9 स्टार बुद्ध जेड, और अंत में अमर सम्राट घास। यूनिवर्स पेंटा जेड पैलेट जैसी चमत्कारी वस्तु को परिष्कृत करने के लिए ये सभी 5 सामग्रियां आवश्यक थी, और प्रत्येक में खजाना ढूंढना अतुलनीय रूप से कठिन था। स्नो सॉन्ग दायरे के बर्फीले पवन साम्राज्य में उसने आसानी से किलिन का सींग प्राप्त कर लिया था।
फ्लेम गॉड दायरे के गॉड बरिंग इन्फिनो जेल में उसने और उसके मालिक दोनों ने एक प्राचीन सींग वाले अजगर का दिल पाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। वुड स्पिरिट और को वुड स्पिरिट्स द्वारा प्रदान किया गया था। डिवाइन 9 स्टार बुद्ध जेड आसमान से गिराई गई एक पाई की तरह था, और आखिरकार आज अमर सम्राट ग्रास अंततः उसके हाथों में था। 1 वर्ष से भी कम समय में वह वास्तव में यूनिवर्स पेंटा जेड पैलेट को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक सभी सामग्रियों को इकट्ठा करने में कामयाब रहा। जैस्मीन, जैसा कि अपेक्षित था, यहाँ तक कि स्वर्ग भी चाहता है कि मैं तुम्हें फिर से देखूं। यू चे ने खुद से फुसफुसाया और उसके भीतर एक अजीब गर्म और मार्मिक भावना हिलोरे लेने लगी। ईश्वरीय क्षेत्र में पहुंचने और सभी तूफानों, खतरों, दर्द, भय, असहायता का अनुभव करने के बाद वे सभी अचानक गायब हो गए। स्काई पॉइजन पल द्वारा पूरी तरह लपेटे जाने के बाद अमर सम्राट ग्रास अभी भी चमकदार था। ये पहले की तरह ही मजबूत जीवन शक्ति देता रहा, जरा भी कम नहीं हुआ। युन चे के हाथ थोड़े कड़े हो गए, फिर तुरंत ही शांत हो गए और उसने धीरे धीरे अपने दिल में लगातार उठ रही लहरों को दबा दिया। इस समय उसकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। वह अचानक दाहिनी ओर घूम गया जब अमर सम्राट ग्रास को तुरंत स्काई पॉइजन पल ने अवशोषित कर लिया। एक आकृति आसमान से उतरी जो सोने से लदी हुई, भव्य और आकर्षक थी। वह दिल खोलकर हंसा और यू चे की ओर देखा। ओह, आप वास्तव में मुझे समझ सकते हैं, आप वास्तव में कोई साधारण बच्चा नहीं है। तो यह सम्राट नानली है। युन चे की आंखें गंभीर हो गईं, तुम मेरा पीछा कर रहे थे। ये सही है, सम्राट नानली ने सीधे तौर पर स्वीकार किया। आप में विचित्रताएं बहुत अधिक हैं। आपने हमारे 3 सितारा क्षेत्र के मायावी सागर प्राचीन क्षेत्र में प्रवेश किया और आपको छुपे रहना चाहिए था, लेकिन आप वास्तव में किसी ऐसे व्यक्ति को बचाने के लिए बाहर निकले जिसका आपके साथ कोई संबंध नहीं था, जो विशेष रूप से ओर्म्यू के लिए आप पर एहसान करने का अवसर पैदा कर रहा था। यू चे, ये कहना कि आपने एक स्थानिक संरचना के माध्यम से भूमिगत महल में प्रवेश किया, एक और अजीब बात थी। उसके बाद आपने उस पत्थर का इस्तेमाल उस जहरीले मायाज़मा को खत्म करने के लिए किया जिसे हम तीनों मिलकर भी नहीं निपट सकते थे। वह मायास्मा भयानक था, शायद केवल एक दिव्य संप्रभु ही इससे छुटकारा पा सकता था, लेकिन आप इसे केवल चट्टान के एक साधारण टुकड़े से शुद्ध करने में कामयाब रहे। उस पत्थर का मूल्य खगोलीय होना चाहिए, लेकिन आपने स्वेच्छा से उसे निकाल लिया। आपके कार्यों की श्रृंखला ने इस राजा को 2 बातें बताई। सबसे पहले, आप विशेष रूप से अमर सम्राट ग्रास के लिए यहाँ आए थे। दूसरे, आपके पास इसे खोजने का बहुत आत्मविश्वास और मौका होने की संभावना थी। तो इस राजा की विचारधारा के आधार पर आपके पीछे चलने से कुछ आश्चर्यजनक परिणाम मिल सकते हैं। हे, ऐसा लगता है जैसे ये हो गया। सम्राट नानली ने अपना हाथ बढ़ाया। आज्ञाकारी रूप से इसे सौंप दो, या ये राजा बस लापरवाही से एक चाल चल सकता है और इसे तुम्हारे शरीर से दूर ले जा सकता है। युन चे ने डर की कोई झलक नहीं दिखाए और इसके बजाय मुस्कुराया। सम्राट नानली, मैं वास्तव में अमर सम्राट ग्रास के लिए आया था। आखिरकार यह एक ऐसा खजाना है जिसके लिए कोई भी व्यक्ति सपने में भी तरसेगा। हालांकि लगता है कि आप एक बात भूल गए हैं, जब हमने इस स्थान में प्रवेश किया था तो हम सभी ने एक समझौता किया था। अमर सम्राट ग्रास इसे खोजने वाले पहले व्यक्ति का होगा, और वह जिसका भी हो, दूसरे लोग उसे जबरदस्ती छीन नहीं सकते। आप एक राष्ट्र और एक राज्य के शासक हैं, आप इतने अविश्वसनीय और बेशर्म नहीं हैं, क्या आप हैं? हे, सम्राट नानली हंसे। इस राजा ने शुरू में सोचा था कि हम तीनों के साथ यहाँ आने में सक्षम होने का मतलब होगा कि आप एक चतुर व्यक्ति हैं, लेकिन किसने सोचा होगा कि आप इतने बुद्धिहीन मूर्ख हैं। अत्सेक, आखिरकार तुम बहुत छोटे हो। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, उसकी मुस्कान गायब हो गई और उसने तुरंत यू चे की ओर गोली चला दी। ओल्ड फॉक्स नैनली, अपना हाथ थामे रहो। उसी क्षण ऊर्जा की एक गहरी नीली गहरी धारा बिजली की तरह हवा में फूट पड़ी, जो अनगिनत पानी के तीरों में बदल गई, जो सीधे सम्राट नानली पर निशाना साध रही थी। सम्राट नानली ने फुसफुसाया और अपनी सुनहरी आस्तीन लहराई, जिससे उसकी ओर लक्षित सभी पानी के तीर तितर बितर हो गए, लेकिन पलटाव से वह काफी दूर तक पीछे धकेल दिया गया। उसने एक आकृति के अचानक प्रकट होने पर आंखें सिकोड़कर हंसते हुए कहा, ओल्ड मैन, क्या संयोग है। मुंबई में एक विशाल ज्वार की लहर पर पहुंचे और सम्राट नानली को गुस्से से घूरते हुए जमीन पर गिर पड़े। ओल्ड फॉक्स, इसका क्या मतलब है? एक दिव्य राजा के रूप में आप वास्तव में उम्र में अपने से 100 गुना छोटे कनिष्ठ के खिलाफ कदम उठाने के लिए तैयार थे। क्या आप अपना चेहरा खोने से नहीं डरते? हे, सम्राट नानली हंसे। ओल्ड मैन, क्या आप अपनी बुद्धि से यह नहीं समझ पा रहे हैं कि यह राजा ऐसा कदम क्यों उठाएगा? उसने अपने होठों से यू चे की ओर इशारा किया।
ये बच्चा बहुत शैतान है। हमारी इंद्रियां सैकड़ों किलोमीटर से भी आगे तक जाती हैं, फिर भी हमारे पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था। लेकिन इस लड़के ने, जिस क्षण उसने अमर सम्राट घास की तलाश की, वह अचानक उसके हाथों में आ गई। ओल्ड मैन म्यू, आप क्या करने का इरादा रखते हैं? ओह, मु बाइमेई ने यू चे की ओर देखा। लिंग यून, क्या उसने जो कहा वह सच है? क्या आपने वास्तव में इसे प्राप्त करने का प्रबंधन किया? इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता, वह अचानक मुड़ा और सम्राट नानली की ओर ठंडी दृष्टि से देखा। चूंकि लिंग यून अमर सम्राट ग्रास को प्राप्त करने में कामयाब रहा, तो समझौते के आधार पर यह उसका होना चाहिए। इसे छीनने की कोशिश करने वाला कोई नहीं है। ओल्ड फॉक्स नानली, तुम में अभी भी अमर सम्राट ग्रास के एक डंठल के लिए ऐसा कृत्य करने का साहस है? सम्राट नानली ने उपहास किया, समझौता हम तीनों के बीच था। जहां तक इस बच्चे का सवाल है, ये तो आप ही थे जिसने उससे वादा किया था। इस राजा ने कोई वादा नहीं किया। अगर लिंग यून नहीं होता, तो हम तीनों यहाँ प्रवेश भी नहीं कर पाते। मु बाइमेई गुस्से में चिल्लाए। आपने वादा किया था या नहीं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। चूंकि इस राजा ने पहले ही अनुमति दे दी है, तो मैं आपको इसे जबरदस्ती उससे छीनने की अनुमति नहीं दूंगा। यदि आप एक बार फिर लिंग यून के विरुद्ध कदम उठाने का साहस करते हैं, तो इस राजा को असभ्य होने का दोष न दे। हमारे यहाँ से चले जाने के बाद ये खबर फैल जाएगी और पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि एक अमर सम्राट ग्रास के कारण तुमने ऐसे घृणित तरीकों का सहारा लिया। मुझे डर है कि आपकी वजह से आपके स्टार क्षेत्र को शर्मिंदा होना पड़ेगा। हाँ 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 हाँ, सम्राट नानली पागलों की तरह हंसे। ठीक कहा, अच्छा कहा। जैसा कि ओल्ड मैन म्यू से अपेक्षित था। न्याय और धर्म से परिपूर्ण आपकी यह वाणी कितनी मर्मस्पर्शी है। यदि तुम बोलते रहे तो शायद ये राजा इतना प्रभावित हो जाए कि मैं रोने लगूं और लज्जा से मर जाऊं। क्या हुआ? अमर सम्राट ग्रास की आभा क्यों गायब हो गई है? एक तेज आवाज सुनाई दी और हान कुवान सम्राट नानली के पास दिखाई दिया। अमर सम्राट घास मिल गई है, यह उस बच्चे के हाथ में है। सम्राट नानली ने हंसते हुए कहा, संप्रदाय मास्टर हान कुवान, आप इसके बारे में क्या करने जा रहे हैं? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। हान कुवान की अभिव्यक्ति बदल गई। उसने युनचे और म्यू बाइमेई की ओर देखा जो उसके बगल में था, और एक भी शब्द नहीं बोला क्योंकि उसका चेहरा उदास था। ओल्ड फॉक्स नानली ने वास्तव में समझौते को धोखा दिया और लिंग यून पर घात लगाने की कोशिश की। यदि यह राजा जल्दबाजी न करता, तो मुझे डर है कि लिंग यून का अंत उसके हाथों होता। मु बाइमेई ने गंभीरता से कहा, लिंग यून न केवल इस राजा के बेटे के जीवन का रक्षक है, हम इस क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम हैं, ये भी उसके लिए धन्यवाद है। वह अमर सम्राट ग्रास को खोजने वाले पहले व्यक्ति थे, और यह स्वर्ग द्वारा तय किया गया है। समझौते के अनुसार हम तीनों को उससे यह नहीं छीनना चाहिए। संप्रदाय मास्टर हान, मैं अनुमान लगा रहा हूं कि आप ओल्ड फॉक्स नानली की तरह बेशर्म नहीं होंगे। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। हान कुवान मुस्कुराया, उसका चेहरा थोड़ा विवादित लग रहा था। मुझे लगता है कि द्वीप मास्टर म्यू बुद्धिमान है, हान कुवान मान जाएगा। तो ये तय हो गया। म्यू बाइमेई ने सिर हिलाया और मित्रवत चेहरे के साथ यू चे की ओर चल दिया। लिंग यू, अमर सम्राट ग्रास को ढूंढने में सक्षम होना आपकी किस्मत है। इस तथ्य को दरकिनार करते हुए कि आप मेरे बेटे के जीवन के रक्षक हैं, ये राजा कभी भी किसी और को आपके हाथों से अमर सम्राट ग्रास छीनने की अनुमति नहीं देगा। ऐसे मामले से बचने के लिए जहां कुछ लोग अंत तक भी घृणित बने रहें, ये राजा आपको पहले इस स्थान से दूर ले जाएगा। एक बार बाहर जाने के बाद कोई भी आपके विरुद्ध कदम उठाने का साहस नहीं करेगा। आखिरकार चेहरा महत्वपूर्ण है। यू चे ने कृतज्ञता में सिर हिलाया। हाँ, द्वीप मास्टर म्यू, चल दर। म्यू बाइमेई अपना हाथ फैलाते हुए यू चे के सामने चला गया, जैसे कि वह उसे इस जगह से दूर भेजने में मदद करने के लिए अपनी गहन शक्ति को सक्रिय करने के लिए तैयार था। जैसे ही यू चे ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, म्यू बाइमेई ने अचानक अपनी हथेली को पंजे के हमले में बदल दिया। शुरू में मित्रतापूर्ण हथेली से वार किया गया, मानो वह तीव्र शक्ति से जाकर एक विषैले सांप में बदल गया हो, जो सीधे यू चे के गले की ओर जा रहा हो। यह स्पष्ट रूप से एक निर्दयी झटका था जो उसकी जान लेने के लिए था। उसी समय मु बाइमेई के चेहरे पर एक कुरूप और कुटिल मुस्कान फैल गई। बूम! हरी भरी पृथ्वी क्रूरतापूर्वक विभाजित हो गई थी क्योंकि आसपास की वनस्पतियां सभी दिशाओं में उलट-पुलट हो गई थी। मु बाइमेई के चेहरे पर जो बुरी मुस्कान अभी अभी आई थी, वह अचानक फीकी पड़ गई। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने जो पकड़ा था वह यू चे की टूटी हुई गर्दन नहीं थी, बल्कि एक टूटी हुई बर्फ की छवि थी। केवल मु बाइमेई ही नहीं, सम्राट नानली और हान कुवान दोनों समान रूप से हैरान थे।
उनकी निगाहें तुरंत मू बाइमेई के पीछे देखने लगी। यू चे वहां पहले की तरह उसी मुद्रा में खड़ा था। वे सभी शक्तिशाली दिव्य राजा थे, लेकिन वे स्पष्ट रूप से नहीं देख सके कि वह वहां कैसे प्रकट हुआ। यू चे की आंखें ठंडी हो गईं। उसने व्यंग किया और ठंडे स्वर में हंसा, मू बाइमेई, तुम्हारी ये लोमड़ी की पूंछ बहुत बदसूरत है ना? एक आलीशान दैवीय राजा ने सबसे घृणित साधनों का उपयोग करते हुए, फिर भी केवल हवा को पकड़कर 2 कदम की दूरी के भीतर दिव्य आत्मा क्षेत्र में एक युवा के खिलाफ घातक हमला किया। उनके ज्ञान की सीमा के भीतर ये पूरी तरह से असंभव था, कुछ ऐसा जिसे समझा नहीं जा सकता था। मू बाइमेई धीरे से घूमी। उसने यू चे की ओर देखा और फिर उसके हाथों में बर्फ की गायब छवि देखी। उसका चेहरा हद से ज्यादा काला पड़ गया था। आश्चर्यजनक, ये बहुत अद्भुत है। सम्राट नानली ने इस अजीब दृश्य को देखा। बुरे आदमी म्यू, ये सोचने के लिए कि इस राजा को लगा कि आपने सबसे उत्तम कार्य किए हैं, फिर भी यह बच्चा हमेशा आपके खिलाफ सतर्क रहता है। आप एक दिव्य राजा हैं और फिर भी आप दिव्य आत्मा क्षेत्र में किसी बच्चे पर घात नहीं लगा सकते। क्या मजाक है? मुझे लगता है कि आपने पूरी जिंदगी के लिए अपना मुंह फेर लिया है। हा 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 हा। हे युन चे धीमी आवाज में हंसे, एक राजा जो इतना मिलनसार है और अपने कनिष्ठ के सामने अकड़ नहीं रखता, उसका एक अनुचित और बिगड़ेल बेटा कैसे हो सकता है? आपके बेटे के कार्यों से, आपके उस मिलनसार और नेक चेहरे के विपरीत, इसने मुझे शुरू से ही बता दिया कि आप या तो चतुर थे, या गलत काम कर रहे थे, या दोनों। हा 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 हा। सम्राट नानली ने खुशी से ताली बजाई और हंसे। अच्छा, खूब कहा है। आह, बुरा आदमी म्यू, बुरा आदमी म्यू। ये बच्चा आपको केवल 2 घंटे से जानता है, लेकिन वह आपके चरित्र को पूरी तरह से समझने में कामयाब रहा है। ये सचमुच अद्भुत है। इस राजा को इस पूरे दृश्य को गहन कल्पना पत्थर से अंकित न कर पाने का अफसोस है। इससे मुझे अगले हजारों वर्षों तक हर दिन कुछ न कुछ मनोरंजन मिलता। हा 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 हा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। म्यू बाइमेई ने अपना हाथ खोला। उन्होंने बिना शर्म या क्रोध के गंभीरता से कहा, आप स्नो सॉन्ग रियलम किंग म्यू जुआनिन के प्रत्यक्ष शिष्य हैं। युन चे का शरीर मौके पर ही जम गया, जबकि सम्राट नानली और हान कुवान के चेहरे विकृत हो गए। क्या आप ऐसा क्यों कहते हैं, द्वीप मास्टर म्यू? हान कुवान ने तुरंत पूछा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। युन चे का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने मुझे कैसे पहचाना? जब तक स्नो सॉन्ग दायरे में 2 दिव्य कलाएं हैं, एक है आइस फीनिक्स गॉड इन्वेस्टिचर कैनन और दूसरा है मून स्प्लिटिंग कैस्केड। मू बाइमेई ने गंभीरता से जारी रखा, निष्पादित कला कोई सामान्य आंदोलन कौशल नहीं थी, अन्यथा ये राजा मेरी आध्यात्मिक समझ के साथ अपने अगले स्थान पर ताला लगाने में सक्षम होता। इसका मतलब यह है कि उसने जो किया वह स्नो सॉन्ग दायरे की दिव्य कला, मून स्प्लिटिंग कैस्केड था। आइस फीनिक्स गॉड इन्वेस्टिचर कैनन को दिव्य आइस फीनिक्स संप्रदाय के सभी उच्च रैंक वाले चुने हुए शिष्यों द्वारा विकसित किया जा सकता है। हालांकि मून स्प्लिटिंग कैस्केड, अफवाह ये है कि केवल वर्तमान स्नो सॉन्ग रियलम किंग म्यू जुआनिन ही इसमें महारत हासिल करने में कामयाब रहे हैं। ये राजा इसे एक बार देखने में कामयाब रहा और इसने मुझे बहुत चौंका दिया। यह एक अविस्मरणीय दृश्य था। मून स्प्लिटिंग कैस्केड को निष्पादित करने में सक्षम होने का केवल एक ही मतलब है, उसे स्नो सॉन्ग रियलम किंग म्यू जुआनिन का व्यक्तिगत संरक्षण प्राप्त हुआ है। 3 समुद्री दुनिया के 3 शासक संप्रदायों ने जल विशेषता वाली गहन कलाओं की खेती की, जिनकी उत्पत्ति बर्फ की गहरी कलाओं के समान ही थी, और इस प्रकार वे उनसे अधिक परिचित होंगे। ईस्टर्न डिवाइन रीजन के सबसे मजबूत गहन बर्फ कला व्यवसाय स्नो सॉन्ग दायरे के म्यू जुआनिन थे। उन तीनों को म्यू जुआनिन और स्नो सॉन्ग दायरे के बारे में निश्चित रूप से पता होगा। हे ओल्ड मैन म्यू, आप गलत होंगे। यदि वह स्नो सॉन्ग रियलम किंग का प्रत्यक्ष शिष्य होता, तो वह यहाँ अकेले क्यों दौड़ता हुआ आता? सम्राट नानली ने पूछा, हालांकि उनकी मुस्कान में स्पष्ट रूप से थोड़ा बदलाव दिख रहा था। दैवीय आत्मा क्षेत्र में होना और एक दैवीय राजा के घात से पूरी तरह से बचना कुछ ऐसा था जिसे उसने न तो देखा था और न ही सुना था। ये सामान्य गति कौशल से नहीं किया जा सकता। युन चे शुरू में चौंक गया, लेकिन वह संभल गया और मुस्कुराया। द्वीप मास्टर म्यू वास्तव में जानकार है। ये सही है, स्नो सॉन्ग रियलम किंग वास्तव में मेरा गुरु है। जैसे ही उसने कहना समाप्त किया, एक नीली चमक उसके चारों ओर घूम गई और एक बर्फ की फीनिक्स छवि उसके पीछे चमक उठी, जो हड्डियों को कंपा देने वाली ठंडी ऊर्जा लेकर आई जो जल्दी से नष्ट नहीं हुई। द आइस फीनिक्स गॉड इन्वेस्टिचर कैनन। सम्राट नानली और हान कुवान के चेहरे तुरंत बदल गए। उन्होंने मून स्प्लिटिंग कैस्केड को कभी नहीं देखा था, लेकिन वे स्नो सॉन्ग रियलम के आइस फीनिक्स गॉड इन्वेस्टिचर कैनन को कैसे नहीं पहचान सके।
स्नो सॉन्ग क्षेत्र एक मध्य सितारा क्षेत्र था जिसे वे अपमानित नहीं कर सकते थे। वर्तमान क्षेत्र के राजा म्यूजुआन इन ऊपरी क्षेत्र के कुछ राजाओं से भी अधिक शक्तिशाली थे और वे पूर्ण परम अस्तित्व वाले थे। दैवीय क्षेत्र में स्थिति के संबंध में उनके प्रत्यक्ष शिष्य होने का मतलब था कि उनकी स्थिति 3 निचले सितारा क्षेत्र के राजाओं में से किसी से नीचे नहीं थी। वास्तव में उनके पास उन पर कुछ लाभ था। उन्हें इस सदमे से उबरने में थोड़ा समय लगा। उनकी निगाहें धीरे धीरे शांत होने लगी। सम्राट नानली ने तुरंत जारी रखा, कोई आश्चर्य नहीं कि उसके पास इतनी बड़ी हिम्मत है। वह स्नो सॉन्ग रियलम किंग का निजी शिष्य है। कोई आश्चर्य नहीं, कोई आश्चर्य नहीं। चूंकि अब आप जान गए हैं तो मैं कोई भी शब्द बर्बाद नहीं करूंगा। युनचे का आचरण पूरी तरह से शांत स्वभाव में बदल गया। मैं इस अमर सम्राट घास को अपने साथ ले जाऊंगा। जहां तक अभी जो हुआ उसकी बात है तो मैं भी इसे ऐसे ही मानूंगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मुझे यकीन है कि आप लोग सहमत होंगे। आप छोड़ना चाहते हैं। हे, मुझे डर है कि यह इतना आसान नहीं होगा, मु बाइमेई ने ठंडे स्वर में हंसते हुए कहा। युनचे ने आंखें सिकोड़कर पूछा, क्या तुम अभी भी मुझसे अमर सम्राट ग्रास छीनने की सोच रहे हो? नहीं नहीं नहीं, इस राजा ने आपके अमर सम्राट ग्रास को छीनने के बारे में कभी कुछ नहीं कहा। अब जब उसने सभी दिखावे छोड़ दिए हैं तो मु बाइमेई की वर्तमान अभिव्यक्ति किसी को भी चौंका देगी। आखिरकार हम सभी के बीच पहले एक समझौता हुआ था। अमर सम्राट ग्रास उसी का है जो इसे पा लेता है। इसे जबरदस्ती छीनने वाला कोई और नहीं है। ये राजा आखिरकार एक साम्राज्य का राजा है। मैं अपना वचन कैसे तोड़ सकता हूँ और मजाक का विषय कैसे बन सकता हूँ? हालांकि हमने तुम्हें न मारने के बारे में कभी कुछ नहीं कहा। जब तक आप मरेंगे अमर सम्राट घास एक मालिकहीन वस्तु बन जाएगी और हम इसे आसानी से और उचित तरीके से उठाकर ले जा सकते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि यह समझौते के साथ विश्वासघात नहीं होगा? युनचे का चेहरा काला पड़ गया और उसने उपहास करते हुए कहा, मैंने वास्तव में बहुत सारे बेशर्म बुरे कमीनों को देखा है, लेकिन तुम्हारे जैसा बेशर्म और विद्रोही व्यक्ति काफी दुर्लभ है। अरे, तुम मुझे मारना चाहते हो? मैं आपको ये बताना भूल गया कि मेरे शरीर पर मेरे गुरु द्वारा छोड़ी गई एक आत्मा की छाप है। जब तक मैं मरूंगा मेरे स्वामी को मेरी मृत्यु से पहले की सभी तस्वीरें तुरंत पता चल जाएंगी और वे देख लेंगे। चूंकि आप पहले से ही जानते हैं कि मेरे स्वामी कितने भव्य हैं, इसलिए आपको ये भी जानना चाहिए कि उनका स्वभाव बहुत अच्छा नहीं है। जब वह समय आएगा, न केवल आप सभी बल्कि आपके परिवार, संप्रदाय या यहाँ तक कि आपके संपूर्ण तारामंडल मेरे स्वामी के क्रोध से नष्ट हो जाएंगे। क्या तुम सचमुच उसके क्रोध की परीक्षा लेना चाहते हो? हा। मु बाइमेई ने कोई आश्चर्य नहीं दिखाया और बदले में हंसे। सम्राट नानली और हान कुवान दोनों ने हंसी भी प्रकट की। म्यू बाइमेई शांति से युनचे की ओर चली। लिंग युन, इस राजा को ये स्वीकार करना होगा कि आपकी उम्र में आप वर्तमान में एक उत्कृष्ट व्यक्ति हैं, और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि स्नो सॉन्ग दायरे के राजा आपको अपने प्रत्यक्ष शिष्य के रूप में स्वीकार करेंगे। दुर्भाग्य से आपका अनुभव बहुत सही है। यदि यह स्थान इसके अलावा कोई अन्य स्थान होता तो इस राजा के पास वास्तव में आपके विरुद्ध कदम उठाने का साहस नहीं होता। सबसे अधिक संभावना है कि अंततः मुझे भी आपकी तरह दफनाया जाएगा, लेकिन ये जगह एक स्वतंत्र दुनिया के भीतर एक स्वतंत्र दुनिया है। भले ही आपके गुरु ने आपकी चेतना पर सैकड़ों आत्मा के निशान छोड़े हों, आपकी मृत्यु के बाद उन्हें कुछ भी एहसास नहीं होगा। अरे, बहुत अफसोस की बात है। सम्राट नानली ने अपना सिर ऐसे हिलाया मानो उसे दया आ रही हो और थोड़ी सी सहानुभूति भी महसूस हो रही हो। पहले तो बातचीत की शुरुआत में मुझे लगा कि शायद तुम्हें मरने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपनी पहचान बताने का मतलब है कि तुम्हें निश्चित रूप से मरना होगा। हा। युनचे फिर भी हंसा। म्यू बाइमेई, हालांकि तुमने अचानक मुझ पर जानलेवा हमला कर दिया, फिर भी मुझे कोई शिकायत नहीं है और न ही मुझे तुमसे कोई अकथनीय नफरत है। तुम्हें पीछे हटने के लिए इतनी छूट दी गई थी, लेकिन मेरे स्वामी की शक्ति को जानने के बावजूद तुम अभी भी जहरीली योजनाएं पाले हुए हो। ऐसा लगता है कि आपने अपने लिए कोई रास्ता न छोड़ने के लिए अपना दिल मजबूत कर लिया है। उसने सम्राट नानली और हान कुवान पर नजर डाली। आप दोनों भी। जब मैं इस स्थान को छोड़ रहा हूं तो अपने स्वामी को अपना नाम देने के लिए मुझे दोष मत दो। इस जगह को छोड़ दें, आगे बढ़ो। मु बाइमेई हंसे और एक अदृश्य दिव्य राजा शक्ति उस स्थान पर बंद हो गई जहां युनचे था। मैं देखना चाहता हूं कि इस स्थान को जीवित छोड़कर जाने की तुम में क्या क्षमता है। युनचे ने अपनी हथेली उठाई। उसके हाथ में भूरे सफेद गहरे पत्थर का एक टुकड़ा था। तब बेहतर होगा कि आप इसका पछतावा न करें।
हा 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 हा। यूं चे के हाथ में गहरे पत्थर को देखने के बाद तीनों साम्राज्य के राजाओं को एक बार फिर लगा कि वे कोई मजाक देख रहे हैं और एक साथ जोर से हंसे। आपने कहा था कि आप सिर्फ इस आयामी पत्थर के आधार पर जा रहे हैं। तुम सच में बहुत बड़े मजाक हो। ऐसा लगता है कि आपके गुरु ने आपको कभी भी स्थानिक नियम नहीं सिखाए। आयामी पत्थरों में केवल अंतरिक्ष के एक ही तल में सुरंग बनाने की क्षमता होती है। आप यहाँ इसका उपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। बाहर भागने के बारे में भूल जाए, आप इल्यूस्ट्रीसी एंशिएंट रियलम परत तक भी नहीं पहुंच सकते। भले ही आपके पास उनमें से हजारों लोग हों, आप इस छोटी सी दुनिया को कभी नहीं छोड़ सकते। म्यू बाइमेई के बोलने के बाद उसके चेहरे पर सदमा फैलने से पहले उसकी निगाहें चमक उठी और वह चिल्लाया, एक शून्य भ्रम पत्थर। क्या? म्यू बाइमेई के अचानक गुस्से ने सम्राट नानली और हान कुवान को झकझोर कर रख दिया। उनकी नजरें यूचे के हाथ में मौजूद भूरे गहरे पत्थर की ओर देखती है। आयामी पत्थर की गुणवत्ता जितनी अधिक होगी, लंबी दूरी तय करने की उसकी क्षमता उतनी ही बेहतर होगी, लेकिन आयामी पत्थर चाहे कितना भी उच्च स्थान पर क्यों न हो, वह अंतरिक्ष की विभिन्न परतों को छेद नहीं सकता था। हालांकि शून्य भ्रम पत्थर भी मूल रूप से एक आयामी पत्थर था, लेकिन इसका स्तर किसी भी आयामी पत्थर की तुलना से कहीं अधिक था। अंतरिक्ष को भेदने की इसकी क्षमता बिल्कुल भी प्रतिबंधित नहीं थी, क्योंकि इसका अस्तित्व उच्चतम स्थानिक कानूनों को समाहित करता था। अब पछताने के लिए बहुत देर हो चुकी है। यूनचे हंसे और शून्य भ्रम पत्थर उठा लिया। म्यू बाइमेई दहाड़ उठी। उसने यूनचे पर लगी ऊर्जा को वापस ले लिया और तुरंत अपनी गहन ऊर्जा को विस्फोटक तरीके से जारी किया, सीधे यूनचे की ओर कूद गया। उसके चेहरे पर अत्यधिक भय की अभिव्यक्ति थी। उन्होंने पुष्टि की थी कि विपरीत पक्ष स्नो सॉन्ग रियलमकिन का प्रत्यक्ष शिष्य था। यदि वह स्नो सॉन्ग रियलमकिन की शक्ति और उसके अफवाह वाले बर्फीले और निर्दयी स्वभाव के आधार पर बच निकला, तो आज की घटनाओं के बारे में जानने के बाद वह निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा। बूम! एक तेज धमाके के बीच म्यू बाइमेई ने एक बार फिर हवा पकड़ ली। उसके हाथ में एक और तेजी से गायब होने वाली बर्फ की छवि थी। उसने एक अजीब सी चीख निकाली और एक बार फिर चिल्लाया। विस्फोट से बचने के बाद यू चे ने तुरंत अपनी ऊर्जा को शून्य भ्रम पत्थर में निर्देशित करने के लिए तैयार किया। हालांकि उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी, लेकिन उसके दिल ने राहत की सांस ली। डाकिया दायरे को छोड़ने और इल्यूस्ट्रीसी प्राचीन क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद उसने कभी नहीं सोचा होगा कि उसे शून्य इल्यूजन स्टोन का उपयोग करने की आवश्यकता होगी। उसे अमर सम्राट ग्रास को पुनः प्राप्त करना था और उसे जीवित छोड़ना पड़ा। पहला कठिन था, दूसरा बहुत अधिक कठिन था। हालांकि उस पर पूरी तरह से अच्छा शून्य भ्रम पत्थर होने का मतलब था कि वह अपनी योजना के उत्तरार्ध में होने वाली किसी भी चीज से आसानी से निपटने में सक्षम होगा। उसे जो कुछ करना था वह अमर सम्राट ग्रास को प्राप्त करने के लिए वह सब कुछ करना था जो वह कर सकता था। जब तक अमर सम्राट ग्रास उसके हाथों में पड़ा, भले ही उसे हजारों आंखों ने देखा हो, वह निश्चित रूप से सुरक्षित निकलने में सक्षम होगा। ईश्वर क्षेत्र में जब कीमत या दुर्लभता की बात आती है, तो शून्य भ्रम पत्थर अमर सम्राट ग्रास से कहीं अधिक हो जाता है। हालांकि उसे इसका उपयोग करने में कोई झिझक नहीं थी, लेकिन ये कमोबेश बेकार था और साथ ही उसे यकीन नहीं था कि पत्थर उसे कहां ले जाएगा। लेकिन जैसे ही वह चट्टान को सक्रिय करने वाला था, यूचे को अचानक अपनी हथेली के भीतर खालीपन महसूस हुआ। शून्य भ्रम पत्थर अचानक गायब हो गया था। उसकी गहन ऊर्जा जो उसमें प्रवाहित होने वाली थी, पतली हवा में बिखर गई। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यूनचे का चेहरा सदमे से घूम गया और उसके सामने म्यू बाइमेई एक दिव्य राजा की पूरी ताकत से उसकी ओर उड़ रहा था। लगभग एक क्षण में वह जल्द ही 6 फीट नीचे दबने वाला था। डिंग! म्यू बाइमेई के सामने अचानक एक नर्म और कमजोर फिर भी आत्मा को भेद देने वाली ध्वनि चमक उठी, जिसके साथ एक नीली चमक भी थी। इस नीली चमक से टकराने के बाद म्यू बाइमेई की विस्फोटक गहन ऊर्जा पूरी तरह से ढह गई, जैसे उसका पूरा व्यक्तित्व किसी अदृश्य दीवार से टकरा गया हो। वह अपनी धीमी कराह के बीच उड़ गया और जोर से जमीन पर गिरा। इस अचानक परिवर्तन ने सम्राट नानली और हान कुवान दोनों को चौंका दिया। म्यू बाइमेई जल्दी से उठ खड़ी हुई और चिल्लाए, वहां कौन जाता है? चिल्लाने के बाद अचानक सन्नाटा छा गया और वह वहीं खड़ा रहा और कोई आवाज नहीं निकाली। सम्राट नानली और हान कुवान दोनों कुछ दूरी पर थे और गतिहीन भी थे, जैसे कि वे बर्फ में ढके हुए हों। उनकी आंखें चारों ओर घूम रही थी। ये शुरू में बसंत जैसी छोटी सी दुनिया अचानक असामान्य रूप से बर्फीली और ठंडी हो गई थी। हर हल्की हवा किसी की हड्डियों को काटने और ठंडा करने में सक्षम लग रही थी।
जैसे कि एक सपने में एक पीछे की आकृति अचानक युन चे के सामने आ गई। उसने बिना किसी आभूषण के बर्फीले वस्त्र पहने हुए थे, फिर भी उसमें एक अवर्णनीय करिश्मा था। लंबे बाल उसकी कमर तक लहरा रहे थे, प्रत्येक बर्फीले नीले बाल में दुनिया की सबसे शुद्ध बर्फ की भव्यता समाहित प्रतीत हो रही थी। उन बर्फीली आस्तीनों के नीचे जडेल जैसे अलौकिक हाथों की एक सुंदर जोड़ी थी, जो धीरे से शून्य भ्रम पत्थर को पकड़े हुए थी, जो यूं चे की पकड़ से गायब हो गई थी। उसके आगमन ने एक अविश्वसनीय ठंड की शुरुआत कर दी थी, जिसने उस स्थान को बर्फ की दुनिया में बदल दिया था। पूर्ण शांति ला दी थी, हवा रोक दी थी, और फूलों और घास ने अपना नृत्य बंद कर दिया था। उसके आसपास की वनस्पति पहले ही अपना रंग खो चुकी थी, क्रिस्टलीय बर्फ के फूलों में बदल गई थी। ठंड फैलने लगी और दुनिया एक अनोखे रंग में बदल गई, और भी अधिक मंत्रमुग्ध हो गई। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अपने सामने पीछे की आकृति को देखकर यूं चे की दृष्टि रेखा धुंधली हो गई। उसी समय उसके दिल और आत्मा में हजारों जटिल भावनाएं उमड़ पड़ी और हिलोरे लेने लगी। वह सोच नहीं पा रहा था, उसका दिमाग बिल्कुल खाली था। लंबे समय की खामोशी के बाद युन चे को आखिरकार अपनी आवाज मिल गई, और वह जोर से चिल्लाकर बोला, माँ। स्टार।